नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में आज लाखों लोग सड़कों पर उतरे और अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए। बड़ी संख्या में ईरानी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में वार्षिक कुद्स दिवस समारोह में जमा हुए थे, इसके लिए जमा हुए थे। और इस मैदान मैदान में जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सड़कों पे देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितने लोग, लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। और इस दौरान अमेरिका का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इस वीडियो को जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहां नारे लगा रहे हैं, कैसे यहां लोग अमेरिका के खिलाफ हैं और यहां अपने देश के समर्थन में हैं। और आज ये फिलिस्तीन के समर्थन में, खासकर जो वार्षिक कुद्स समारोह होता है, उसमें ये नजारा था। देखिए जरा। तो ये नारे हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने सुने या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन ट्रंप को इन्हें सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की जीत और ईरान के आत्मसमर्पण जैसे दावे करना शायद डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देंगे। आपको बता दूं कि एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को एक कॉल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 जिसको कहते हैं, इन देशों के से कहा है कि ईरान आत्मसमर्पण करने ही वाला है। रिपोर्ट में कॉल पर मौजूद 3 G7 देशों के अधिकारियों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप निजी तौर पर भी युद्ध के परिणाम को लेकर उतने ही आश्वस्त हैं जितने सार्वजनिक रूप से होते हैं। और वहीं इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि हम ईरान के आतंकवादी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य हर तरह से और पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे घटिया अखबार पढ़ेंगे, ये देखिए, ये वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे घटिया अखबार पढ़ेंगे तो आपको गलतफहमी होगी कि हम जीत नहीं रहे हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना अब अस्तित्व विहीन है और मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है और उनके नेता धरती से मिटा दिए गए हैं। हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला बारूद और पर्याप्त समय है। देखिए आज इन विक्षिप्त बदमाशों का क्या होता है। वे 47 वर्षों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जितना चाहें उतना बढ़ चढ़कर दावे कर लें, लेकिन हकीकत क्या है ये आपने अभी वीडियो में देख लिया है, जो तेहरान से वीडियो हम अभी दिखा रहे थे। दोबारा ले आइए जरा स्क्रीन पर उस वीडियो को। यहां डोनाल्ड ट्रंप के दावे को, ये एक वीडियो, छोटा सा कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का वीडियो जो है, ये आपको बहुत कुछ बयां कर देगा। आपको ये भी बता दूं कि तेहरान में इस रैली में एक विस्फोट भी हुआ, इस रैली के पास, और उसके बावजूद जनता पीछे नहीं हटी और जनता का साथ देने के लिए विदेश मंत्री अरागची और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी भी शामिल हुए। अली लारिजानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान पर बमबारी दुश्मन की हताशा है। ईरान पर बमबारी दुश्मन की हताशा है। अमेरिका और इजराइल को यह समझना चाहिए कि उनके हमले ईरानी लोगों को डराते नहीं हैं, बल्कि उनको मजबूत करते हैं। रैली पर हमले ने लोगों को और मजबूत किया है, ये कह रहे हैं अली लारिजानी। इधर IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 44वें यानी 44th वेव 44वें लहर की शुरुआत कर दी है, जिसमें इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
जब ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो इस बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान पश्चिमी इराक में हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में इसका खुलासा किया है और स्वीकार किया है और कहा है कि 12 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे, जी हां, 12 मार्च को दोपहर लगभग 2 बजे पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। सेंट्रल कमान के मुताबिक इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कमान का यह भी कहना है कि यह विमान दुश्मन की गोलीबारी या अपनी ही सेना की गोलीबारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। अब अमेरिका तो ये नहीं मानेगा दोस्तों कि उसके सैनिकों को ईरान ने मारा है, लेकिन जो 8 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच चुके हैं उन्हें भी अमेरिका झुठला नहीं पा रहा है। साफ है कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है और उसका दिलेरी से मुकाबला कर रहा है, जिसमें अनुमान हो रहा है कि अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। इधर ईरान पर हमले की आंच अब भारत भी उस आंच में अब भारत भी तपने लगा है, ये कह सकते हैं। यहां युद्ध न होने के बावजूद जिस तरह ईंधन यानी गैस की और पेट्रोल की और डीजल की किल्लत को लेकर संकट खड़ा हो गया है, उसमें अब मोदी सरकार कुतर्कों का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर पेट्रोलियम मंत्री कह सकते हैं हिंदी में, तो पेट्रोलियम मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सब बयान दे रहे हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है, सब चंगा सी। लेकिन सड़कों पर लोगों की कतारें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। आज तो पंजाब के बरनाला में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, जब वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन पर लगा हुआ था, लाइन में लगा था, खड़ा था और इसी बीच उसकी मौत हो गई। इसी पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है। कांग्रेस के पोस्ट में क्या कुछ है जरा सामने लेके आइए। कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में नोटबंदी से मौत, यहां पर कांग्रेस लिख रही है नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक हैं, ऊपर लिख रही है। उसके बाद जानलेवा मोदी और तस्वीर है नोटबंदी में मौत। यहां इन तस्वीरों में एक तरफ नोटबंदी के दौरान हुई मौत, तो दूसरी तरफ अब गैस सिलेंडर के इंतजार में हुई मौत। ये देख लीजिए, LPG संकट में मौत। ये बात यहां India.com, जागरण.com की ये तस्वीरों के साथ यहां पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। तो यहां नरेंद्र मोदी ने न 2016 में, उसके नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन साफ साफ आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने न 2016 में अपनी जिम्मेदारी ली थी और न 2026 में उन्हें अपने किए पर अफसोस दिख रहा है। कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर उन्होंने बात की, उसका भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर बह चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी किसी दबाव में हैं जो वो इजराइल जाकर नहीं बता पाते कि आखिर क्यों गए थे? क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर उनके मुंह से रेस्ट इन पीस तक नहीं निकला, कंडोलेंस के एक शब्द नहीं निकले? राहुल गांधी ने मोदी की चुप्पी का एक बड़ा कारण आज लखनऊ में बताया है। आइए जरा राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं, मोदी आखिर चुप क्यों हैं और राहुल गांधी ने इसका क्या खुलासा किया है, जरा सुन लीजिए। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। तो यहां राहुल गांधी ने दिखाया कि मोदी दिल और दिमाग दोनों से हार गए हैं। तो सवाल यह है कि एक हारा हुआ व्यक्ति क्या देश को जीत का एहसास करवा सकता है? क्या मोदी की चुप्पी और असलियत की अनदेखी अब देश के साथ साथ उन पर भी भारी पड़ रही है? आज इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा के साथ साथ ये भी कि उधर ईरान में जो चल रहा है उसका कितना असर इधर हो रहा है। लेकिन पहले ईरान चलेंगे, उधर क्या चल रहा है उसकी बात, और ईरान के आगे अमेरिका कैसे पस्त हो रहा है और भारत में क्यों मचा हुआ है बवाल, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं।
देखिए, ईरान से सीधे हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, जॉन अब्दी साहब जुड़े हुए हैं। जॉन अब्दी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत इधर हमारे 4 साथी हिंदुस्तान से, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे अब्दी साहब आपके पास आना चाहता हूं। जॉन अब्दी साहब, जरा ये बताइए कि आज का दिन, और उसमें भी इतनी भीड़ हम लोग देख रहे थे अलग अलग, ये तो एक जगह की तस्वीर है, ये तस्वीरें आप तक बहुत सारी आई होंगी, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, जो वहां के स्टेट्स हैं ईरान के 31 स्टेट्स, और वहां से अलग अलग तस्वीरें आई होंगी। जरा ये बताइए कि इन तस्वीरों में, और उधर बम्बार्डिंग भी हो रही है, इन तस्वीरों से क्या कुछ निकल के आया आज जब उधर लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति G7 से बात करते हैं, तब भी कह रहे हैं कि ईरान बस सरेंडर करने ही वाला है, और रोज सुबह सुबह यही बात कहते हैं कि ईरान हार गया है, ईरान के सब कुछ को, आकाश को, धरती को, सब पे हमारा कब्जा हो गया है। तो फिर ईरान के लोग कर क्या रहे हैं, ये नारे किसके लिए लगा रहे हैं, जरा बता दीजिए अब्दी साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये कि आज का जो दिन है वो यानी माह रमजान का आखिरी जुमा, आखिरी फ्राइडे, जिसको हमारे यहाँ अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जी, अलविदा। और उसके अलावा जी हाँ, और उसके अलावा पूरी दुनिया में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में और अरब ममालिक में, उसको यौमुल कुद्स या कुद्स डे के नाम से, यानी मस्जिदुल अक्सा की याद में खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जब इस्लामी इनकलाब ईरान में आया तो उन्होंने इस दिन को यौमुल कुद्स करार दिया, कुद्स डे करार दिया, और इसराइल के खिलाफ और अमेरिका और फिलिस्तीन को कब्जा करने के खिलाफ यहाँ पर लोगों को जमा होने के लिए एतराज किए है। और इस बार का जो यौमुल कुद्स ईरान में मनाया गया है, ये हिस्ट्री में इससे ज्यादा मजमा अभी तक यौमुल कुद्स में जमा तेहरान, शिराज, इस्फहान, बड़े बड़े शहर हैं, कुम। मैं आज कुम की रैली में गया था। आप यकीन माने कि जहां से, यानी हजरत मासूमा का जो श्राइन है, वहां से ये रैली शुरू हुई थी, और मुसल्ला कुद्स, यानी यहाँ पे एक उन्होंने गुम्बद बनाई हुई है जो मस्जिद अक्सा की तरह, उसको मुसल्ला कहते हैं, वहां पर नमाज, वहां तक पब्लिक थी जहां से शुरू हुई थी, और मुसल्ला तक पब्लिक थी। पब्लिक खत्म नहीं हुई, वहां पे जुमा शुरू हो गया, और आधे से ज्यादा लोग नमाज जुमा में शरीक नहीं हो पाए क्योंकि बारिश में खड़े हुए थे, जगह ही नहीं थी। अंदर पूरा भर गया था, बाहर पूरा भरा हुआ था। जिनके पास कुछ कपड़े चटाई तो बिछा के सबको पर उन्होंने नमाज पढ़ ली, लेकिन हम जैसे लोग जो कुछ लेके नहीं गए थे, और हम लोग खड़े रहे और खाली अफसोस करते रहे कि आकाश के साथ कुछ हम लेके आते, जगह ही नहीं थी कहाँ से नमाज पढ़ते। और दूसरी तरफ से तेहरान में अगर देखा जाए तो तेहरान का जो इस साल का यौमुल कुद्स है वो यानी इससे पहले बेनजीर है, कभी नहीं। अब्दी साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रीज्वाइन कीजिए, एक बार रिकनेक्ट कीजिए। आवाज आपकी बड़ी कट के आ रही है, थोड़ा सा अगर रिकनेक्ट कर लें। रिकनेक्ट करेंगे, मुझे डर है कि कहीं कट ना जाए, अच्छा, फिर आ ना पाए हम। नहीं, फिर ठीक है। हाँ, थोड़ा आगे जैसे अभी आके आप बोल रहे हैं ना, ऐसे बोलिए तो आवाज थोड़ी सी और क्लियर आ रही है। जी, मैं थोड़ा सा इसको आराम कर लेता हूँ अपने मोबाइल से। अभी ठीक आवाज आ रही है? जी, पहले से बेहतर है। ठीक है। तेहरान की अगर आप रैली देखें रंजन साहब, तो तेहरान की हमले हो रहे हैं, लेकिन सारे बड़े लोग, यानी आप देखें सरदार रादान जो फौज के जो है वो कमांडर इन चीफ हैं, उसके बाद आ गए एजई, मिस्टर एजई जो चीफ जस्टिस हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, जो पब्लिक में आ रहे हैं उनके बिल्कुल बगैर बॉडीगार्ड के पब्लिक से हाथ मिला रहे हैं, पब्लिक को इस तरह का जोश देने के लिए ये लोग जमा हुए हैं। मिस्टर लारिजानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, वो ये सब आए हैं और आने के बाद जमा हुए हैं, रैली में शिरकत कर रहे हैं। मिस्टर एजई जिस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ के नेशनल टीवी को, उसी वक्त आकर बम गिरता है उनके बगल में। लोग तो भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल खड़े हुए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। भी आपके पास कुछ देर में, अगर आप, हो सकता है कि आपके पास वो विजुअल्स और वो फोटोज जो है वो आपके पास आ जाए। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ईरानी कौम ने वाकई ये साबित कर दिया है कि हमारे लिए डर कोई चीज नहीं है। डर नाम की चीज हमारी डिक्शनरी में नहीं पाई जाती है। तुम बम मार लो, तुम मिसाइल मार
वही बात उधर से ट्रम्प साहब की, कि ट्रम्प जो है वो हड़का रहे हैं, वो जो वहां से जारी कर रहे हैं कि हमने जो है ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां की मिलिट्री खत्म कर दी है और सब कुछ। तो ये बताइए, जो आपके ऊपर इसराइल में और आपके जो बेसस के ऊपर बम आके गिर रहे हैं, जो मिसाइल गिर रहे हैं, वो जिन्नात मार रहे हैं? वो जिन्नात तो नहीं मार रहे हैं ना, फरिश्ते तो नहीं गिरा रहे हैं, वो ईरान की आर्मी है जो वहां पर गिरा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये जो आज की रैली है ना, इसमें जो एक जोश आया है वो कल की न्यू सुप्रीम लीडर का जो मैसेज आया है उसके वजह से भी आया है, कि एक मतलब पब्लिक जो है वो उनकी किसी पैगाम की मुंतजिर थी कल तक, और जैसे ही उनका ये पैगाम आया है, लोगों के अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा अपने न्यू सुप्रीम लीडर की बात को सुनकर बढ़ गया, जिसकी वजह से आज लोग इस कदर जमा हुए और यही नारा लगा रहे थे कि अल्लाह जो है वो, जिसमें क्या कहते हैं रहबर शहीद चले गए, लेकिन जो नए खामनाई है अल्लाह उनको जिंदा रखे, उनको सलामत रखे, उनके लिए दुआएं हो रही थी। और ये ऐलान हो रहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हम खड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हम खड़े रहेंगे, आप बता भी रहे हैं। और इसी बीच जो ये तस्वीर, ये देखिए तस्वीर, लारीजानी की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है अपने स्क्रीन पर, और जिनके बारे में आप अभी बता भी रहे थे। इतनी भीड़ में ज़रा ये बताइए आबदी साहब कि क्या यहाँ जब एक टॉप लीडरशिप को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया अमेरिकी मिसाइलों से, और जिसमें सुप्रीम लीडर भी आयतुल्लाह अली खामनेई की भी शहादत हो गई, उसके बाद ये जो अभी टॉप लीडरशिप है जिसमें अली लारीजानी भी हैं, इन लोगों का पब्लिकली ऐसे आना, कहीं कोई डर नहीं लगता इन लोगों को? और इसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर ईरान में कोई ऐसी चर्चा नहीं है? क्योंकि मोसाद और बाकी एजेंट भी तो काफ़ी यहाँ ईरान में भी काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, इतनी भीड़ में जैसे घूम रहे हैं ये लोग। यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं बहुत ही खुलासे में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पहली चीज तो आइडियोलॉजी है, वो आप समझते हैं, करबला वाली आइडियोलॉजी की, यहाँ पर वहां पर कहा कि अगर हम आम मौत मर जाते हैं, तो अगर हम आम मौत मरते हैं तो फिर वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे लिए कहीं ना कहीं शहादत वाली मौत है। हम काम करते हुए मरे, हम इंसानियत की खिदमत करते हुए मरे, हम दुश्मन को, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसाफ का दुश्मन है, जो जस्टिस का दुश्मन है, जो जालिम है, उसके खिलाफ लड़ते हुए मरे। तो ये करबला आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो, इसको जरा क्या कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाली जो आइडियोलॉजी है, वो एक हर शिया के ज़हन में ये बात मौजूद, बल्कि हर मुसलमान के ज़हन में ये बात मौजूद है। दूसरी बात जो है वो ये आकर, दरमियान आकर इस बात को पहुंचाना चाहते हैं ज़हन तक कि हम आप ही में से हैं, हम कोई अलग नहीं है। आमतौर से जो नेता होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनके दरमियान और पब्लिक के दरमियान एक गैप होता है, वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके प्यादे, उनके चमचे, उनके जो आदमी होते हैं वही पहुंचते हैं वहां पर। यहाँ पर वो ये बताने के लिए आए, इस क्राइसिस में, इस बुरे हाल में, जब पूरे मुल्ला हो रहा है, जब जंग का माहौल है, जब मुल्क जो है वो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आप ही में से एक हैं। अगर आपकी जान, आप शहीद हो रहे हैं, तो अगर हम भी शहीद हो जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम आप में से एक हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ईरान की आवाम के अंदर जोश पैदा करने के लिए। और ये ऐसे लोग हैं कि जो वाकई बता रहे हैं आपके, अगर इनके ऊपर हमला हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा ईरान का, लेकिन जाहिर सी बात है इस नुकसान को किसी बड़े मकसद के लिए अगर बर्दाश्त कर लिया जाए, उस बड़े मकसद तक पहुंचना हो, तो ये नुकसान शायद ईरान के लिए और यानी आवाम के लिए छोटा हो। इसलिए मैं आबिदी साहब, इसलिए मैं यहाँ माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, इसीलिए मैं ये सवाल यहाँ कर रहा था कि काउंटर पार्ट जो उधर इजराइल है, वहां के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। अभी पिछले 5 दिनों से कहाँ गायब हैं पता ही नहीं चल रहा है। और इधर ईरान के टॉप लीडरशिप, आज की जो टॉप लीडरशिप है, वो सड़कों पे है, इस भीड़ में है। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि स्ट्रेटेजिकली ईरान यहाँ पर किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी, एक बार मैं आपको, शायद से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान में जो सिस्टम है वो क्या कहते हैं, एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर एक आदमी खत्म हो जाता है तो वो क्या कहते हैं सिस्टम खत्म हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगी रेजिम। नहीं, एक
यहाँ पर लेयर है, लेयर के अंदर फौरन ही रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो अभी जो आदमी सामने आ रहा है उसे पता है कि अगर हम हमारी शहादत हो जाती है, हम दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारे बाद फौरन कोई ना कोई आ जाएगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पे कि जिस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ है, आयतुल्लाह इमाम खामनेई शहीद हो जाते हैं, साथ साथ उनके जो वो टॉप लीडर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। आपको ताज्जुब नहीं हुआ कि 1.5 घंटे तक ईरान ने हमला करना शुरू किया, रिटेलिएट करना शुरू किया और ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर मारना शुरू किया है। अमेरिका क्या पूरी दुनिया घबरा, पूरी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। हमारा जो कैलकुलेशन था वो बिगड़ गया। हम ये समझ रहे थे कि खामनेई को हमने खत्म किया, अब हम फौरन वारिद होंगे और अपना पपेट बिठाएंगे, अपने मन मुताबिक हुकूमत रख देंगे। लेकिन ये क्या हो गया, आप गौर करें कि ये चीज पहले से प्लान थी। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ के एक कमांडर हैं सिपाह के, उन्होंने वो कहने लगे कि ये जो हमले हुए हैं, ये सारी जो स्ट्रेटेजी है, इसको इमाम शहीद आयतुल्लाह खामेनेई ने पहले से जो है वो बना रखी थी, पहले से प्लानिंग थी। और जो 30-31 प्रोविंस यहाँ पर है, वहां पर हर प्रोविंस के लिए उन्होंने एक हेड और एक कमांडर पहले ही नियुक्त कर दिया था और उनको फ्री हैंड दे दिया था। उन्हें बता दिया था कि जब इस टाइप की सिचुएशंस आएंगी तो आपको आला कमान से देने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशंस अगर आती हैं मुल्क के अंदर तो फिर आप हमला शुरू करें। अब मुल्क के अंदर फिर वो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनेगी, फिर उसके बाद न्यू सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। तब तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको दुश्मन को घुटने पर ला देना है और दुश्मन का जो कैलकुलेशन है वो खराब कर देना है। तो ये चीज है जिसने ईरान को अभी तक अपनी जगह के ऊपर खड़ा रखा है। ये मोज़ैक डिफेंस सिस्टम जो है वो उसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी मुझे मिली कि मोज़ैक डिफेंस सिस्टम, और उसमें प्रमुख रूप से, उसमें मुख्य रूप से मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी हैं, मोहम्मद जाफरी का नाम आ रहा है। और ये जो 31 प्रोविंस हैं ईरान के, उसमें अलग अलग उसको मोज़ैक के रूप में बिल्कुल अलग अलग और सब कुछ, जैसे अगर तेहरान से जो आप बात बता रहे हैं, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को और थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज़ बीच बीच में थोड़ी कट रही है, इसीलिए तेहरान से अगर किसी ढंग का कनेक्टिविटी अगर कट जाती है, तेहरान से कनेक्शन कट जाता है, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस बॉडी की तरह, डिफेंस सिस्टम की तरह वो प्रोविंस काम करेगा। और यही यहां पर जो आप बता रहे थे, यही हुआ जब तेहरान पे पहले दिन हमला होता है और आयतुल्लाह अली खामनेई सहित टॉप लीडरान जो हैं उनकी शहादत होती है वहां। तो उसके बाद ये सारे प्रोविंस अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मोज़ैक डिफेंस सिस्टम के नाम से ये जाना जा रहा है अभी दुनिया में। वहां ईरान में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हिंदुस्तान में इस रूप में सुन रहा हूं, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक शानदार, और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि इराक को लेकर, इराक ने जिस ढंग से वहां सेंट्रलाइज्ड सब कुछ पूरा सिस्टम रखा था, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं इराक को हार मिली और इसीलिए ईरान ने उस वार से, इराक वाले जिसमें सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, और इसलिए अब ईरान ने, और खासकर जाफरी ने, मोहम्मद जाफरी ने, उन्होंने इस सिस्टम को शायद सुप्रीम लीडर को उन्होंने ये सजेस्ट किया था। जी सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल साहब, उन्होंने ये सजेशन दिया था, उन्हीं की ये पूरी स्ट्रेटेजी है। जी, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार स्ट्रेटेजी, और शायद अमेरिका को शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही है, और उनके राष्ट्रपति को नींद नहीं आ रही है। आबिदी साहब, एक सवाल और, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि और इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफ़ी कमज़ोर है, और इसलिए, और हमारे तमाम साथी भी आपको सुनना चाहते हैं और इनके भी विचार हम लेके आएंगे। हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है वो भी हम समझेंगे, राहुल गांधी की बात भी आज हम करेंगे, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बातचीत हुई है, और लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान में काफ़ी यहाँ जो गंगा जमुना
और तमाम नदियों में पानी बह चुका है और पानी इतना बह गया है कि गैस के सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो हम लोग देख ही रहे हैं। इसका कोई असर उधर ईरान पे पड़ते हुए, मैं जान रहा हूं, मैं ये सवाल कई बार कई लोगों से कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपसे भी कर रहा हूं कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, होर्मुज के लिहाज से देखा जाए, होर्मुज को लेकर, और चलिए इस सवाल से पहले एक सवाल और ले लेता हूं। अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका कल जो एक लिखित बयान आया है, उस बयान पे क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उन्होंने साफ साफ होर्मुज को लेकर, यानी मुस्तफा खामनेई ने जो होर्मुज को लेकर बयान दिया है कि वो बंद रखना चाहिए, इसको लेकर अब कल से लेकर आज तक कोई रिएक्शन दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में? देखिए, दुनिया के दूसरे देश, स्पेशली यूरोप कंट्रीज जो हैं, वो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो रहा है वो यूरोप है। और वो बाकायदा, अच्छा देखिए यहाँ पर जो है वो दादागिरी और यूं कहा जाए कि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला मामला है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं अपने करने के ऊपर, बल्कि वो कह रहे हैं वो खोल दिया जाए, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही है, हमारे यहाँ तेल नहीं आ पाएगा, हम तो परेशान हो जाएंगे, आप लोग खोलिए। और फिर यूएन से भी कहा जा रहा है और उसके अलावा दूसरों से भी प्रेशर डलवाने की कोशिश की जा रही है। ये शायद कल से पहले तक हो सकता है कि ईरान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता। मैं बहुत मतलब यकीन से कह रहा हूं कि हो सकता है कि जो मुखालिफ खेमा है वो कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की बात लेकर आता, लेकिन कल का जो सुप्रीम लीडर का बयान आया है, उसमें आने के बाद सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये नहीं हो सकता है, स्टेट्स ऑफ होर्मुज ये खुल नहीं सकता है, मगर ये कि हमारी शर्तों के ऊपर। उन्होंने एक जो और बात अपनी उसमें कही थी, उन्होंने देखो ऐसा है कि हमारा नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की या तो ये लोग भरपाई करेंगे, या अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से ले लेंगे। और अगर हम अपने तरीके से नहीं ले पाए रंजन साहब, तो कह रहे हैं कि हम उनका उतना ही नुकसान करेंगे जितना हमारा नुकसान हुआ। तो इस तरह के जो बयानात आए हैं उसने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी, बहुत सी चीजें साफ कर दी कि आप लोगों के जहन में जो चीजें चल रही हैं उसको आप अपने जहन से निकाल दें। अभी ईरान इस मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान 40 सालों से सैंक्शन झेल रहा है। ईरान तकरीबन सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद अयतुल्लाह खामेनी 10 साल से पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हमसे मत भिड़ो, तुम्हारे लिए नुकसान है। वो कह रहे थे मारो, मार के भाग जाओ, ये वाला जमाना चला गया है, तुम मारोगे फंस जाओगे। ये इन्होंने अमेरिका को समझाने की कोशिश की, यूरोप को समझाने की कोशिश की, मिडिल ईस्ट को ये बताया, कई मर्तबा इशारा दिया, साफ लफ्जों में कहा कि देखो अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जहां जहां पर भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो हमारे इलाके में, रीजन में, वेस्ट एशिया में, वो खतरे में है, हम उनको बर्बाद कर देंगे, हम उनको तबाह कर देंगे। इसको इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। आज जो नतीजा आप देख रहे हैं वो हमारे सामने है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और पॉइंट रंजन साहब ऐड करना चाहूंगा कि आज से 25 साल 20 साल पहले 2005 में जब फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन ईरान के जरिए से जो है वो इंडिया जा रही थी, अमेरिका के कहने पे उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि हम 17 जो है वो न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे इंडिया में। जब कॉन्डोलेज़ा राइस आ गई थी और उसमें आने के बाद आपको याद होगा जी, और आप ईरान से जो है वो ये वाला अपना एग्रीमेंट और ये जो आपकी डील चल रही है इसको खत्म कर लें, ईरान ने पाकिस्तान तक पहुंचा दी थी। आप देखिए इस पूरे गैस को हो रहा है, हमारे दुश्मन मुल्क को हो रहा है, ठीक है, गैस वहां जा रही है। आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, अगर ये गैस पाइपलाइन उस वक्त पहुंच गई होती, उस वक्त अमेरिका के कहने में ना आए होते हैं, तो आज हमारे साथ ये जो क्राइसिस चल रहा है ये ना होता। 10-15 रुपए किलो, 10-15 रुपए जो है लीटर हमको उस वक्त गैस, इस वक्त हमको गैस मिल रही होती और इस तरह के क्राइसिस से हम नहीं जूझ रहे होते। तो यहाँ पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो चेंज हो रहा है और अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि अमेरिका की जो एक हमारे पूर्वांचल की भयानक थी, एक जो उसका क्या कहते हैं डर और खौफ लोगों में दरमियान था, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। अभी दुनिया चेंज हो रही है, अभी हमको अपने देश के हित की बात करनी चाहिए, अभी हमको ये बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क का फायदा कहाँ पर है, किसकी तरफ जाने में है, और उसमें अदल और इंसाफ का भी खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और आज की जो
आज की जो सिचुएशन है और आप हालात देख रहे हैं, ये अभी आगे बढ़ेंगे, हालात और खराब होंगे, क्योंकि ईरान ने ये फैसला कर लिया है। मेरी एक बात हो रही थी, एक एक्सपर्ट से, एक अंदर के साथ में आए थे, उनसे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये हमारी हैसियत और हमारे वजूद की जंग है, यानी हमारे लिए करो या मरो की हालत है। अब अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि फिर अब हम खत्म हो गए, लिहाजा हम आखिर तक लड़ते रहेंगे और ये सारे हालात जो है इसको दुनिया को देखना पड़ेगा। और अगर कोई ईरान को कह रहा है, संजय साहब ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ईरान को कह रहा है कि ईरान ऐसा कर रहा है, तो कहा नहीं, आप जाके देखिए कि असल जड़ें कहाँ के ऊपर हैं। आप प्रेशर डालिए अमेरिका के ऊपर, प्रेशर डालिए इसराइल के ऊपर, क्योंकि ये जंग उसने शुरू की है, ये आग उसने लगाई है, उसने ईरान की आवाम के ऊपर जुल्म किया है, बच्चों को मारा है, बेगुनाहों को मारा है, हमारे रिसोर्सेस को तबाह किया है और तबाह कर रहा है, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब कोई रोना रोए कि हमारे यहाँ गैस की कमी हो रही है, हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी हो रही है, तो ये इसकी शिकायत आप अमेरिका और इसराइल की कीजिए, ये उन्होंने बहुत खुला तौर पर कह दिया है। जी आबिदी साहब, बड़ा आश्चर्यजनक है, हम दोनों के बीच ये जो तस्वीर है, आप देखिए कोई देश युद्ध में है, जंग में है, और वहां लोग बंकरों में रहते हैं, छुप के रहते हैं। चाहे यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन और रूस के बीच, वहां भी यूक्रेन और रूस में जो जंग चल रही है, 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है, लेकिन वहां भी देखिए तो यूक्रेन में भी ऐसा नहीं कि कहीं भी मिसाइल दाग दी, कहीं भी ड्रोन दाग दिए, कहीं भी गोले बरसात दिए। रूस ये नहीं कर रहा है। रूस वहाँ भी पिछले 4 साल से बिल्कुल वहाँ सिलेक्टेड जगहों पे वो मिसाइलें दाग रहा है, फिर भी वहाँ लोग बंकरों में हैं। यहाँ कोई बंकर की व्यवस्था है क्या? यहाँ के लोग मुझे सड़कों पे लगातार दिखाई देते हैं आबिदी साहब, मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ। इजराइल की जब बात करता हूँ तो जो पत्रकार गए थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब के साथ, वो भी बंकर में वहाँ पाए जाते हैं, और जो ना अभी तक लौट के नहीं आ पाए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बहुत तो लौट के आने की कोशिश करते हुए कहाँ से घूम फिर के आ गए अलग अलग रूट से, लेकिन जो बचे हुए हैं। और ये इजराइल की बात, यूक्रेन की बात मैं बता ही रहा हूँ। ईरान में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों? और जी 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 बताएं, आप अपना क्वेश्चन पूरा जी। और दूसरा इसमें उसके साथ साथ, इन लोगों के साथ साथ अगर टॉप लीडरशिप भी दिखाई दे तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मैं इस सवाल को कई बार मेरे जहन में आता है कि आखिर ये देश युद्ध में है और यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को डर नहीं है। और क्या वहाँ पे अब देखिए अली लारिजानी बात कर रहे हैं और पीछे धमाका हो रहा है, आपने ही बताया। और ये वीडियो अभी ये देखिए, ये धमाका, पीछे धमाके की आवाज, वो भी वीडियो विजुअल, लेकिन ये बात कर रहे हैं मीडिया से। आश्चर्यजनक है। और चूंकि आप वहां हैं इसलिए, मैं ग्राउंड जीरो पे हैं इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये हिम्मत, एक अलग तरह की हिम्मत ईरान में, और इस हिम्मत के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, और आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, और आपसे कहूंगा कि उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, कि यहां से पूरी की पूरी जो दुनिया की तस्वीर, उसमें भी एक अलग, जैसे अभी तक अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका जो है टॉप है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ये जो बातें होती थी, इन सबको आने वाले समय में हम चेंज देखेंगे क्या? ये तस्वीरें आ रही हैं, ये आप लोगों के जरिए ही हमें ये सारी तस्वीरें मिल रही हैं। ये अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है जमावड़ा है और कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर बंकर वगैरह का सिस्टम नहीं है छुपने के लिए। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि जो मेट्रो स्टेशन हैं वो खुले हुए हैं, जिसको अंदर जाना है वो जा सकता है, यानी कि नहीं कि आप जाइए, नहीं, मतलब अगर आपको जाना छुपने के लिए बम गिर रहे हैं आप चले जाइए, आपके लिए कोई मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो भूमिगत होते हैं, जमीन के अंदर बेसमेंट में होते हैं, काफी नीचे होते हैं, तो वो खुले हुए हैं, उनका खोल दिया, वहां तक नहीं पहुंचेगी, यानी कम है उसका क्या कहते हैं एहतिमाल पहुंचने का। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपको ताज्जुब होगा, बजाय इसके कि छुपे, यहाँ पर ऐलान हो रहा है कि आप आइए सड़कों के ऊपर, आप अपना प्रेजेंस आप दिखाइए कि आप मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ हैं। ये जो सामने लोग निकल रहे हैं, असमें जो एक अमेरिका ने जो एक नैरेटिव बनाना चाहा था वो ये था कि लोग हुकूमत के साथ नहीं है, लोग आयतुल्लाह खामनाई के साथ नहीं है। ये बताया था कि लोग जो हैं वो क्या कहते हैं रेजिम चेंज करना चाहते हैं जी। ये जो लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं,
ये बताने के लिए निकल रहे हैं कि ये हमारी करोड़ों की तादाद, हमारा आना ये बता रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई हमारे लीडर थे, आयतुल्लाह खामेनेई हमारे लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, और हम इस रेजिम के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, हम इसके सपोर्ट में हैं और वो हमारे साथ है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये 40 सालों में 37 ईयर्स में आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान की आवाम हुकूमत नहीं की है, ईरान की आवाम की तरबियत की है, उनकी ट्रेनिंग की है, उनके जो है उनको निडर बनाया है, उनको बेखौफ बनाया है, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, उन्हें ये बताया है कि हम दुश्मन के मोहताज न बने। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आइडियोलॉजी जो है वो ये है कि इन दाई यजीद और यजीद ने उसके पस्त के बेटे ने तलवार और जिल्लत के दरमियान लाके खड़ा कर दिया है, तलवार और जिल्लत के बीच लाके खड़ा कर दिया, तो ऐ जिल्लत तुम मुझसे दूर भाग जा। इस चीज को लोगों के जहन में डाला है कि जलील होके जिंदा रहना, अगर इज्जत के साथ हमको मौत मिल रही है तो वो उससे बेहतर है। ये तरबियत, ये जहनियत है यहाँ के लोगों की, न खाली बड़ों की बल्कि बच्चों की। बच्चे नारे लगाते हैं हयात मिन्नत दिल्ला, हयात मिन्नत दिल्ला यानी ऐ जिल्लत, ऐ रुसवाई, तुम मुझसे दूर भाग जा, तो मैं तुझे पसंद नहीं करता हूं, तुम मुझसे करीब मत आना। तो ये जो है वो इस आइडियोलॉजी के तहत आए हैं, इस सोच के तहत आए हैं। आज ऐलान हो रहा था, आज अनाउंसमेंट हो रहा था, जिस वक्त रैली अपने जो है वो खत्म हो रही थी, तो वहां पे लोग कह रहे थे कि आज रात में आप आइए 10:30। देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक चल रही है चीजें, टाइमिंग बिल्कुल सेट है। यहाँ पर सुबह में जो शोहदा है उनका जो है उनका जनाजा निकलता है, उनको दफन किया जाता है, सुबह में इस तरह की रैलीज निकलती हैं। उसके बाद रात में 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक स्क्वायर्स के ऊपर में, श्राइन्स में। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कार्स बाइक्स की रैली निकलती हैं, और वो टाइम तो 11:30 बजे तक है। लोग ये 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक बाहर रहते हैं, लोग चाय पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, खाना बट रहा है, लगता ही नहीं है कि जंग हो रहा है, जंग हो रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिससे भी पूछोगे अगर तुम यहाँ आए बम गिर गया तो क्या, गिर गया तो गिर गया, हम शहीद हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो हम जो है वो अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह के नजदीक हम पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। तो उनके अंदर ये है। दूसरी बात ये कि वो आप कहते हैं कि दुश्मन ये समझ ले कि हम तुम्हारे बम से डरने वाले नहीं है, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है, ये डरने वाली कौम नहीं है। और इसी चीज ने ट्रंप की नींदें उड़ाकर रखी हुई है, इसी चीज ने नेतन्याहू की नींदें उड़ाकर रखी। आज खुद अमेरिका में ट्रंप की मुखालिफत हो रही है, अमेरिका में जो है वो ट्रंप को बुरा भला कहा जा रहा है। अमेरिका में कहा जा रहा है ट्रंप तुमने ये गलत किया, तुमने अमेरिका को फंसा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोजाना खर्चा हो रहे हैं, और ये पैसा अमेरिकन का है, उनके टैक्स का है, जो तुम इजराइल के सपोर्ट में खर्चा कर रहे हो। नेतन्याहू भागा हुआ है, नहीं पता है कि मर गया है कि जिंदा है। लोग कह रहे हैं, बहुत सी न्यूज आ रही है कि उसके घर के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें और उसके साथ कई मिनिस्टर्स उसके थे और उसके फौजी कमांडर्स थे, वो भी मर गए हैं, लेकिन अभी खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, खबरों की पुष्टि नहीं हो, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगले 10 साल तक भी अगर युद्ध हो, जंग हो, तो हम उस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बयान भी लारीजानी का बयान आया था और अराक्ची साहब का बयान भी आया था। और लेकिन इसके पीछे क्या ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है रमन साहब, इस पर ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। देखिए ईरान एक नया पौधा था, इस्लामी रिवोल्यूशन जब यहाँ पे आया इमाम खुमैनी के जरिए से, तो एक छोटा सा पौधा था जो भी मजबूत नहीं हो पाया है। इराक ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसके पीछे 40 कंट्रीज थी जो इराक को, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद भी ईरान ने 8 साल तक जंग लड़ी और आखिर में जीत ईरान की हुई, आखिर में सद्दाम को झुकना पड़ा। अभी ईरान बहुत ऊपर जा चुका है, आप इसको समझने की, हमारे दर्शक इसको समझने की कोशिश करें। ईरान ने 20 साल से इसी दिन के लिए तैयारी की है, उसने अपने आप को आमादा किया है, उसने अपने असलहे के एतबार से, फिक्र के एतबार से, सोच के एतबार से, लोगों के एतबार से, आर्मी के एतबार से, हर तरीके से। और अभी मैं आपको बताऊं, आप ताज्जुब करेंगे कि जो इनका एक रिफ्यूलिंग जो जेट गिराया गया है, जहाज गिराया गया है अभी क्या कहते हैं इराक में, मारा इराक की जो रेजिस्टेंस फ्रंट ने था, लेकिन उसको प्रोवाइड किसने किया था, इसका ऐलान किसने किया, इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? खातमुल अंबिया, जो इनकी जो
क्या कहते हैं सिपाही की एक यूनिट है उसके हेड ने, और उसने कहा कि हमने मारा है, यानी हमारे जरिए से। ये जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, उन्होंने ये बताया कि अभी जो हमने ड्रोन मारा है, इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये मिक्सचर है ड्रोन और मिसाइल का, यानी ये खाली ड्रोन नहीं है। और इसकी खासियत ये भी जो रिपोर्ट्स में देख रहा था, इसकी खासियत ये है कि ये पहले नहीं करता है अपने, यानी जो अपना टारगेट है पहले सेट नहीं करता है, बल्कि हवा में जाता है, फिर वहां पे वो देखता है कि कहाँ पे हमारा टारगेट है, फिर उसको जो है दौड़ा के वो मारता है। और आपने देखा है भी, और अभी आगे और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें शॉक करने वाली हैं और दुनिया को शॉक करने वाली है, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं। जी जी, लेकिन सही आप कह रहे हैं। एक बात बताइए, वो भी जरा कंफर्म कर ही दीजिए कि चाइना क्या ईरान क्या चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, जो बैडू जो खबरें तो आ रही है वो, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है, खबरें तो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं जी, मतलब जीपीएस नहीं, जो जीपीएस अमेरिका का है और बैडू जो यहाँ का है, चाइना का है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब चाइना जो है वो सपोर्ट दे रहा है, ये सपोर्ट। ये 2 दिन पहले की जो खबर है वो यही है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है। वो जो सैटेलाइट की जो इमेजेस आई हैं, और अभी 2 दिनों में जो ईरान के हमलों में जो एक तरह की प्रोग्रेस देखने को मिली है, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि क्या कहते हैं कि चाइना अपना सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने ये सिस्टम उनको दिया है। खबरों में आ रही, लेकिन अब ये किस हद तक, यानी 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो न्यूज में देख रहा हूँ उसमें ये चीजें मिल रही हैं। जी, इस बीच अमेरिका के जो युद्ध मंत्री हैं हेगसेथ साहब, वो कह रहे हैं कि ईरान का जो लीडरशिप है वो हताश है और वो छिप गई है, वो सब छिप गए हैं, वो बंकर में चले गए हैं, डरपोक बन गए हैं, चूहे ऐसे ही करते हैं जैसे वो कर रहे हैं। ये बयान आ रहा है चूँकि अमेरिका से, और तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। हास्यास्पद है, थोड़ा हंसी आ रही है, लेकिन ये बयान भी यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके बाद ये तस्वीरें, लीडरशिप तो बाहर सड़कों पे दिखाई दे रही है अमेरिका। लेकिन ज़रा ये बताइए, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कोई ईरान और भारत और बाकी संबंधों पे ना जाते हुए एक लेमैन की तरह अगर भी देखा जाए, ये तस्वीर भी दुनिया में हमारे जरिए, आप सबके जरिए जाती है दुनिया भर में तस्वीरें, जहां जहां डीबी लाइव लोग देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। और ऐसे में अमेरिका की लीडरशिप जो बात कह रही है कि चूहे की तरह वो बिल में घुस गए हैं, और वो सारे बंकर में हैं, रोड पे है ही नहीं, सड़कों पे है ही नहीं, हमने सबको तबाह कर दिया, इस पे दुनिया में अलग अलग देशों में क्या प्रतिक्रिया होती होगी, और इसको किस ढंग से अगर पॉलिटिकली देखा जाए, जियोपॉलिटिकली अगर इसको देखा जाए, तो कैसे इसकी आप समीक्षा करेंगे, व्याख्या करेंगे? देखिए, अगर आप जो है वो इस तरह के बयान आने के बाद जो वाकई में क्या कहते हैं जर्नलिस्ट लोग हैं जो सही मानों में जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी बातों को अगर आप देखेंगे, उनको आप पढ़ेंगे, स्पेशली यानी अगर आप अमेरिका, इवन आप इसराइल में भी कुछ ऐसे लेख आपको मिल जाएंगे कि जो इस तरह की चीजों का मजाक उड़ाते हुए या इसराइल की तरफ से तो बाकायदा गालियां देते हुए आपको मिलेंगे कि तुम शेर हो, तुम आ जाओ बाहर, तुम क्यों छुपे हुए बिल में, तुम तो चूहे की तरह छुपे हुए हो, तुम्हारी कोई न खबर आ रही है, न स्टेटमेंट आ रहा है, ना तुम अपनी आवाम के पास आ रहे हो, ना तुम अपने आवाम को आके बाकायदा आवाम के जहन में ये बात आ गई है। मैं देख रहा था किसी ईरानी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर के हवाले से, फारसी में मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि वहां की पब्लिक कह रही है कि हमें कोई भरोसा नहीं है यहाँ की हुकूमत के ऊपर और हमको जाने दिया जाए, और वहां की हुकूमत ने रोक रखा है, यानी पब्लिक भागने के लिए तैयार है। अच्छा, एक ईरान की पब्लिक में और इसराइल की पब्लिक में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के असली हैं, यहाँ के असली हैं, तो अपने मुल्क का दर्द है, हम यहाँ अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो हमारे लिए करने या मरने की जंग है, तो हम अपने मुल्क की जंग लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे, बाहर रहेंगे। वहां पे जो लोग आएंगे उनके पास 2 नेशनलिटीज हैं, वो अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे कहीं और भाग जाएंगे। इसराइल भागने नहीं दे, मत उनको जो है वो बाहर निकलने नहीं दे रही है, बंद फ्लाइट्स नहीं चल रही है उनकी,
पानी के जो रास्ते हैं, जो पानी के जहाज हैं, उन तक, यानी जो 12 रोजा जंग हुई थी उसमें बहुत से लोग वहां से पानी के रास्ते साइप्रस भाग गए थे, लेकिन अभी साइप्रस भी भागने नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सारी बातें मजाक उड़ाने वाली हैं, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सामने पब्लिक देख रही कि रोजाना ईरान के वहां की लीडरशिप बाहर आती है, लोग आते हैं, के ऊपर इंटरव्यूज हो रहे हैं, टीवी के ऊपर आ रहे हैं। अब आप यकीन माने, लारीजानी हर दूसरे दिन आ रहे हैं टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू दे रहे हैं। मिस्टर एजई जो चीफ जस्टिस हैं वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके कमांडर रादान जो है वो आ रहे हैं रोजाना। वो आके अमेरिका और इसराइल में ये लोग नहीं देखे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें या तो ये बहुत ही भोले भाले हैं जो नहीं है, या फिर ये बहुत ही मक्कार हैं जो बहुत बड़े मक्कार हैं। इस तरह की बातें और झूठ और फॉल्स फ्लैग जो है वो के सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से होता है। और इन्होंने ये इस वक्त खिसियाए हुए हैं, हताश हैं बुरे तरीके से, और ये अपनी कोई ना कोई बात तो कैमरे के सामने रखनी है, रिपोर्टर से कहनी है, तो यही कह दिया जाए, जो हकीकत है उस पर आप आंख नहीं बंद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबेदी साहब, इस चर्चा में बनने रहने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। आप जुड़े, मेरा भी बहुत शुक्रिया, और मैं अपने बुजुर्गों को यहाँ पर आदाब और सलाम और माफी चाहता हूँ कि हमने उनका वक्त लिया, उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे इफ्तार का वक्त हो गया है, मुझे इजाजत दें। बिल्कुल इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं हम, वरना आपको रोक के रखते, और आपने बहुत वक्त दिया, आपके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, जरा समझूं आपके जरिए भी, और तमाम साथी हमारे, अब जरा अब इस ओपन मंच में हम लोग, चूंकि आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा लगातार वहां की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों तक पहुंचे तो हम डिस्कशन हमारा और बेहतर और मजबूत हो पाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, देखिए 3 देश, इजराइल है जो बिल्कुल पास, जिसके थ्रू अमेरिका हमला कर रहा है, इजराइल और ईरान, दोनों देशों की ही सिर्फ तुलना कर लें, इजराइल की कितनी तस्वीरें हमारे आप तक आती हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, कहीं से कोई तस्वीर नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ की तस्वीर, ईरान की तस्वीरें आप देख लीजिए, टॉप लीडरशिप अली लारीजानी, अगर वो सड़कों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, बगल में ब्लास्ट हो रहा है, बगल में बम गिर रहा है, फिर भी वो इधर उधर नहीं देखते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अपने आप में एक अलग कहानी है वो। और अभी आप वो विजुअल देख रहे थे, लंबी लाइन, लंबी कतार सड़क पे दोनों साइड, वो भी आपने देख ली। और आज चूंकि आज अलविदा जुमा और साथ साथ कुछ दिवस था, और इस मौके पे सब कुछ, तो ये एक तस्वीर है। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा कमेंट जरूर चाहूंगा, फिर हिंदुस्तान आएंगे हम, शकील जी और हमारे तमाम साथियों के बीच इधर इंडिया में जो चल रहा है उस तस्वीर को भी थोड़ा और खंगालने की कोशिश करेंगे। G7 से भी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यही कह रहे हैं कि वो तो हार गया है। दुनिया के दूसरे देश कर क्या रहे हैं आखिर? चीन क्या कर रहा है? चीन तो अभी बता के गए कि हाँ, चीन सैटेलाइट सपोर्ट कर रहा है, रूस ने बताया कि वो सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे में जरा डॉक्टर साहब जरा बताइए कि दुनिया के और देशों में इस वक्त युद्ध कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार में भी तब्दील हो सकता है, अगर दूसरे लोग भी इसी ढंग से जैसे इजराइल ने किया वैसा करना शुरू कर दें। तो क्या हालात दूसरे देशों के हो सकते हैं, कैसे? जी राजीव जी, हमारे मित्र ने ईरान से जो जानकारी दी, शुरू में उनकी आवाज थोड़ी टूट रही थी, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर पर जो बात हो रही थी वो पूरा हमारे दर्शक शायद ठीक से सुन नहीं पाए होंगे, तो आपकी इजाजत से 1 सेकंड बस 5-10 सेकंड में उसकी बात कर लेते हैं। असल में ये अल कुद्स अरबी में यरूशलेम का नाम है, अरबी भाषा में अल कुद्स यरूशलेम को कहते हैं। और सन 1979 में 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, आयतुल्लाह खुमैनी ने निजाम संभाला, उसी साल उन्होंने इसको फिलिस्तीनियों के हक में एक दिन का ऐलान किया जिसे कुद्स डे कहा जाता है। ये मूलतः यरूशलेम पर यानी अल कुद्स पर यहूदियों के कब्जे के खिलाफ मनाया जाने वाला दिन है और फिलिस्तीनियों के साथ
एकजुटता जताने और बताने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं आज की तस्वीरों पर, वीडियोस पर जो हम लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। ऊपर से आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं। जिस देश का सुप्रीम लीडर शहीद हो चुका है अभी 13 दिन पहले, उस देश का हौसला इतना ऊंचा है कि वहां की पूरी लीडरशिप अवाम के साथ सड़कों पर उतरी हुई है। ये कुछ ऐसा जज्बा है, जैसा फैज अहमद फैज साहब ने लिखा, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कीमत कुछ भी नहीं, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो इस जान की कोई फिक्र नहीं है ईरान के लोगों को, फिक्र है मुल्क के इकबाल की, उसकी आजादी की, उसके रसूख की। इसलिए आज अगर वहां पर चीफ जस्टिस भी सड़क पर उतरे हुए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां जज्बा कितना ऊंचा है। इसके उलट अभी आपने जिक्र किया, हम चाहेंगे अगर वो वीडियो हम दिखा सकें कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं ईरान की पूरी सुप्रीम लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है, भूमिगत हो गई है, जैसे चूहे बिलों में छुप जाते हैं वैसे। ये वही वीडियो जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से बौखलाया हुआ है जी कि अगर इसको हम सुनवा रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं अपनी बात से। हाँ, मैं चाहूंगा कि इसको सुना दें और फिर आगे बढ़ सुनते हैं। इस वीडियो में 2 तस्वीरें एक साथ चल रही हैं, हमारे दर्शक देख लें। जी सुनते हैं। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. जी डॉक्टर सुन लिए। मुझे लगता है पूरी और इसके वीडियो के दूसरे हिस्से में तेहरान की सड़कों पर लारीजानी, अरागची सारे लोग उतरे हुए हैं, चीफ जस्टिस वहां के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की सरकार किस तरह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाए हुए है। वो पूछ रहे हैं कहां है सुप्रीम लीडर। वहां के लीडर, सुप्रीम लीडर घायल हैं, जो नए मुस्तफा खमेनी बने उनके बारे में कह रहे हैं। हो सकता है वे घायल हो, लेकिन कोई भूमिगत नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है जी। अब लड़ाई के इस मोड़ पर मुझे 2 बातें कहना है, बाकी पूरी दुनिया में क्या असर है, कितने लोग किसके साथ खड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। कोई भी जंग 2 तरह से लड़ी जाती है, एक दिलो दिमाग में, दूसरी जमीनी तौर पर। जमीनी हकीकत साफ दिखाई दे रही है कि लगातार इतने हमलों के बावजूद ईरान ने घुटने नहीं टेके। जहनी तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर आज सड़कों पर पूरी लीडरशिप ने उतरकर यह बता दिया कि उनका मनोबल भी नहीं टूटा है। तीसरी बात है कि वे अब शर्तें बता रहे हैं कि अगर जंग रोकनी है तो हम तय करेंगे, अब अमेरिका तय नहीं करेगा, और उसकी ये शर्तें होंगी। सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, भविष्य में कोई हमला नहीं होगा, ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करने पड़ेगा, वगैरह वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत का ऐलान कर रहे हैं, 24 घंटे पहले कह चुके हैं अमेरिका तो जीत चुका है। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। ये सारी बातें ये बता रही हैं कि ईरान एक तरह से इस लड़ाई को जीत चुका है। औपचारिकता इस बात पर लगी हुई है कि अमेरिका हमले कब बंद करता है, क्योंकि ईरान तो अपने हमले बंद नहीं कर रहा। दुनिया पर असर को अगर देखना है तो हमें हरमुज चलना पड़ेगा। हरमुज जल डमरू मध्य को लेकर
एक पहेली और भी है डॉक्टर साहब, ईरान ने औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया उसको बंद करने का। अब तक आप एक भी ऐसा बयान नहीं बता सकते जो आज भी अधिकृत बयान आया ईरान का, उसमें यह है कि हमने बंद नहीं किया है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त नहीं हो पा रहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है। भारत में मीडिया, भोंपू मीडिया ने कल फैला दिया था कि इजाजत दे दी गई है। आज तो एक केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता एक सरकार की कि कल ही उनके अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी बता चुके थे कि अभी हमारे जहाज फंसे हैं। आज फिर दोहराई गई है वही बात। कल 28 कहे थे, शायद आज 27 एक निकल आया है वहां से किसी तरह। 27 जहाज फंसे हुए हैं, 700 या 650 700 के आसपास नाविक उसमें है, उस इलाके में है। अब पूरी दुनिया पर इसका जो असर होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित फिलहाल भारत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तेल और गैस का उतना स्टॉक नहीं है, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग लाइनों में खड़े होकर जान गंवा रहे हैं। आज बरनाला पंजाब में एक व्यक्ति की जान चली गई। यह संघर्ष आने वाले दिनों में तेज होने वाला है। और जिस मनोवैज्ञानिक लड़ाई की हम बात ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के लिए कर रहे हैं, वैसी एक राजनीतिक लड़ाई भारत में भी चल रही है। वो लड़ाई है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। उसी संदर्भ में आज राहुल गांधी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। जो बात मैंने इस युद्ध के लिए कही, राहुल गांधी ने यहां जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, सियासी जंग चल रही है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मोदी यहां से हार चुके हैं। और किसी भी जंग में हौसला सबसे पहले चाहिए। हौसला इस वक्त उधर अमेरिका का टूटा हुआ दिख रहा है, इधर नरेंद्र मोदी का। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हौसला चाहिए। और हौसला जो है दोनों साइड, उधर अमेरिका कहें या इधर हिंदुस्तान कहें, ये टूटा हुआ दिखाई देता है। जरा और आगे जल्दी आते हैं। और शकील जी, जब राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, इधर संसद का सूरत हाल और उसमें बहुत कुछ है, इतनी खबरें हो गई हैं कि लगता है कि 4-5 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लाइव विश्लेषण करें, क्योंकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी इम्पीचमेंट का नोटिस दे दिया गया है, ये खबर भी है। और खबरें हिंदुस्तान से और भी बहुत कुछ आ रही हैं। और लेकिन मैं उतना डीपली उन सब के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल और उससे भारत पर जो उसका जो असर हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ संसद के अंदर है, क्या कुछ संसद के बाहर है। लेकिन उससे पहले ज़रा आपसे भी एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा कि अमेरिका कहाँ दिखाई दे रहा है, ईरान कहाँ दिखाई दे रहा है, इजराइल कहाँ दिखाई दे रहा है, आपका नज़रिया। आपने स्क्रीन के ऊपर, इससे अमेरिका कैसे जीत सकता है? वो झूठ के जरिए, अपने वार मिनिस्टर के जरिए कि डर गए हैं, छुप गए हैं, तो पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, अमेरिका की जनता भी ये देख रही है कि वो तो रैली में साथ खड़े हुए हैं। और इसीलिए उनको कहना पड़ रहा है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ मत देखिए। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स तो सब लिख रहा है, ये अमेरिका के अखबार इन सारी बातों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका हौसला नहीं टूटा है और अमेरिका का नुकसान हो रहा है। ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए बौखलाया हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा जो ईरान से हमारे गेस्ट थे कि जो 20 साल में, पिछले में ईरान में जो जिसको तरबियत कहते हैं, जिसको ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, शिक्षण हिंदी का अच्छा शब्द है उसके लिए, जिसको हम जन शिक्षण कहते हैं, वो सही शब्द है, तो वो दिया गया है। तो उससे उनके अंदर ही जो हौसला आ गया है। और हौसला क्यों आया? क्योंकि उन सबको मालूम था कि अमेरिका एक ना एक दिन हमला करेगा। एक बड़ी गलत धारणा लोगों में फैलाई जा रही है और वो हमारे यहाँ भी फैल रही है, बाहर भी फैल रही है कि ये लोग युद्ध चाहते हैं। ईरान बदला लेने की बात करता है, ईरान सीज फायर की बात नहीं करता, समर्पण की बात नहीं करता, समझौते की बात नहीं करता।
लेकिन वो जानते हैं कि उस समझौते में सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाएगा जब तक कि यूएन, रूस, चीन या दुनिया के दूसरे बड़े देश से भारत भी हो सकता है शामिल होकर कोई इस बात की गारंटी ना दे कि अमेरिका इसके बाद इस तरह से नहीं करेगा। उसके अंदर ये जो शब्द हैं उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है, वो इंतकाम की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो जैसे हमारे गेस्ट बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि भाई जितना नुकसान हुआ है उसकी आप पूर्ति कर दो। और वैसे ये पूर्ति जो है ये तो पैसों की, सामान की, इनकी है। जो जानों की इनका नुकसान हुआ है, जो सुप्रीम लीडर को मार दिया, उसका क्या होगा? दूसरे देश में घुस के आप उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं। अब देखिए जो बात हम लोग कर रहे हैं कि उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, परिणाम क्या हो रहे हैं, दुनिया के तो हो ही रहे हैं। भारत का एक आप देख लीजिए, कल हमारे प्रधानमंत्री को 13 दिन बाद जो है ईरान के राष्ट्रपति से बात करना पड़ी। 13 दिन तक बात नहीं करी थी उन्होंने। सबसे पहली बात तो तब करना चाहिए थी जब वो इजराइल से लौट के आए और हमला हो गया। कह रहे बहुत गलत हुआ, मैं तो वहां था, मुझे तो मालूम नहीं पड़ा जी। उसके बाद उसी दौरान उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, आयतुल्ला अली खामनेई साहब को। इसका विरोध दुनिया भर ने किया, शोक संदेश किया। आपके विदेश सचिव 6 दिन बाद गए। उसके बाद नए लीडर चुने गए, सुप्रीम लीडर। उनके लिए भी कोई बधाई संदेश नहीं, मुबारकबाद नहीं। लेकिन कल जब पहले हार्मुज स्ट्रेट से झूठी खबरें चलाई गई, एक प्रचार किया गया। प्रचार का उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा हम बता दें। प्रचार का उद्देश्य वही था कि मोदी जी जो हैं वो विश्व नेता हैं, वो विश्व गुरु हैं, और उनके कहने से जैसे यूक्रेन में वार रुक गया था, इसी तरह यहाँ पे जो है सारे रास्ते ईरान ने खोल दिए भारत के लिए, जबकि वो सच्चाई नहीं थी। ऐतिहासिक संबंध है भारत के और ईरान के। अगर वो संबंध होते तो आपको रास्ता मिलता। और अभी जो बात बता रहे थे, बहुत बड़ी बात है ये हमारे यहाँ लोगों को बताई जाना चाहिए। ईरान से भारत तक गैस पाइपलाइन आ रही थी, और गैस पाइपलाइन अगर आ जाती, वो कितने साल पहले का वो कार्यक्रम शुरू हुआ था? करीब 2005, 21 साल पहले। और ईरान ने अपने इलाके में वो पाइपलाइन बना ली है। ईरान में बन गई है ईरान तक वो। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान डर गया, उसने अपने यहाँ बनाना बंद कर दी, और हमारे यहाँ तो शुरू भी नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान भी रो रहा है और हमारे यहाँ भी ये परेशानी हो रही है। अरे पाइपलाइन से अमेरिका को क्या परेशानी थी? इतनी सस्ती गैस मिलती, कोई संकट नहीं होता आज। और ये जो आज झूठ पे रोज आप कह रहे थे संसद की बात क्या बताएं? परसों हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो कह रहे थे एक ऐसा शब्द जो पूरी तरह संसदीय, दोहरा रहे थे। एक बार पहले ही बोल चुके थे पिछले साल दिसंबर में, फिर बोला उन्होंने। और आज निर्मला सीतारमण ने क्या बोला? बेशर्म। विपक्ष के लिए बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी डिलीट किया गया, बेशर्म को भी डिलीट किया। इस तरह से ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, झूठी कहानी फैलाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और मजेदार बात सुन लीजिए, वो तो अपना कह ही रही थी, बहुत गुस्से में बोल ही रही थी निर्मला सीतारमण। अनुदान मांगों पे जवाब दे रही थी, वो ग्रांट्स जो होती हैं। विपक्ष क्या कर रहा था? वो वेल में आ गया था और नए नए नारे लगा रहा है वो। उसमें एक नारा हम बताते हैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग था। निर्मला सीतारमण को देख के वो कह रहा था, मैडम जी झूठ बोले कौआ काटे। इसमें बहुत गुस्सा हो रही थी वो। मैडम जी इतना मत बोलो झूठ, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आप देखिए हमारा जो है आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे नेता लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, और मीडिया का भी बड़ा हिस्सा या दूसरे भी जो लोग हैं, वो ज़्यादा बाजार सड़कों पे जाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं पड़ती जी। डीटीसी की बसों में तो हमें कोई सफर करता हुआ दिखता नहीं है, मेट्रो में नहीं है, टेम्पो में, ई रिक्शा वगैरह वगैरह। लेकिन
असली खबरें यही हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में। कभी एक आध बार हो जाते तो लोग बताते हैं कि हम वहां बैठे थे ढाबे पे, लेकिन रोज बैठने वाले नहीं हैं। भारत का जो राष्ट्रीय फूड है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, समोसा, उसकी कीमत बढ़ गई आज बड़े बड़े बोर्ड, और साथ में एक बोर्ड और लग गया कि एक साथ ज्यादा न मांगे, हम नहीं दे पाएंगे, सबको देना है जी। जो 15 रुपए का मिलता था 20 का हो गया। तो ये तेल का, गैस का समस्या कोई छुपा नहीं सकते। बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और इसीलिए ट्रंप साहब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। हमारे यहां तो कोई बोल ही नहीं रहा, सारा गोदी मीडिया तो यही कह रहा है कि कहीं कोई संकट ही नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आज जो दूसरा आपने कहा था, उसको हम अगर टाइम होगा तो बाद में बता देंगे कि राहुल ने जो लखनऊ में कहा है, वैसे डॉक्टर साहब सही बात बता रहे थे, राकेश पाठक जी, कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही बात कही है राहुल ने, कि यहां से हार गए हैं जी, यहां से हार गए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। समय चूंकि कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि 2 राउंड हम लोग आ जाएं, और उसके लिए थोड़ा जल्दी शॉर्ट में हम सब अपनी अपनी बात रखें। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। फर्स्ट राउंड में ज़रा हम ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात कर लें सुनील शुक्ला जी, और उसमें आज 14वां दिन, और बहुत इम्पॉर्टेंट 14वां दिन है, और इसमें क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, लगातार जो दावे कर रहे हैं कि ईरान यहाँ हार चुका है, उनके मंत्री साहब का बयान अभी आपने सुन लिया, हेक्सेथ का बयान, और वो कह रहे हैं कि सब चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं, लेकिन यहाँ सब तो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। एक अलग तरह की जंग ये चल रही है जिसमें लोग सड़कों पे हैं। जंग के हालात में आप बंकर में जाते हैं, ये सुना था और यही पढ़ता आया, और ये अभी पिछले 4 साल से हम वहाँ देख रहे हैं, यूक्रेन में खासकर। उसके बाद चाहे उधर गज़ा में भी हम लोगों ने वैसी ही खबरें देखी सुनी, लेकिन ईरान यहाँ कैसे अलग है? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। 14 दिनों तक इस जंग के चलने के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि अमेरिका यह युद्ध हार चुका है। अमेरिका इस युद्ध को 14 दिनों तक लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो तो 14 घंटे में इसको निपटाने की बात कर रहा था। और अमेरिका जितना झूठ बोलते हैं, ये तो बहुत बहुत मैंने ये पूरी खुल करके दुनिया के सामने आ गया। सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ईरान के जो लीडरशिप है वह छिपी हुई है, उसका अता पता नहीं है, तो नेतन्याहू के बारे में बता दो आप, वो कहाँ पे हैं? वो तो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। ईरान के तो नागरिक, ईरान की लीडरशिप, ईरान के नेता, ईरान के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े संवैधानिक पदाधिकारी सड़कों पर हैं। वो आज के दिन प्रदर्शन करते हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यरूशलेम पे अपना दावा बताते हैं कि वो मेरा है, उसके पक्ष में प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो बिलों में नहीं घुसे, जबकि बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं, दूर से हमले हो रहे हैं, बावजूद उसके सड़क पर उतरे हुए हैं। आज बहुत दिनों के बाद नेतन्याहू साहब ने प्रेस को संबोधित किया। कहां से किया किसी को पता नहीं, किस जगह उपस्थित है किसी को पता नहीं। जूम के सहारे आप बोल रहे हैं, कुछ लोगों से आप कनेक्ट हुए और आपने बोल दिया। तो कौन छिपा हुआ है, कौन कहाँ है? आप इजराइल के बारे में जानकारियां सार्वजनिक क्यों नहीं होने देते? आपका जब विमान कतर में गिर जाता है तो आप क्यों नहीं बताते कि उसको किसने गिराया, किन कारणों से गिरा? दूसरा विमान क्षतिग्रस्त होकर के जमीन पर उतर आता है तो आप क्यों नहीं बताते कि ऐसा किन कारणों से हुआ? आपको बताना चाहिए। और अगर जिसने अपना वो दावा किया इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो किसका संगठन है, कौन उसको सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिका को भी पता होना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे युद्ध में जो हालात बन गए हैं वह कहीं से भी अमेरिका के अनुकूल नहीं। अमेरिका जो दावे कर रहा है सब खोखले हैं। ईरान ने जिस ताकत के साथ उसका सामना किया है वो ये बताता है कि पिछले 4 दशक से आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बावजूद वो अपनी सुरक्षा को लेकर के सतर्क रहा। यह भी बताता है कि उसको दुनिया के कई ऐसे देश हैं, उसमें चीन भी शामिल है, जिसने उसकी मदद की है और उसने अपनी पूरी की पूरी तैयारियां की। उसके सामने निश्चित रूप से उसके सामने अस्तित्व का सवाल है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। इजराइल और अमेरिका के इन हमलों से उसका वजूद बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए लगा रहा और उसने पूरी ताकत के साथ अपने आप को सशक्त बनाया है।
दूसरी चीज यह है कि जिन देशों को अमेरिका भरोसा देता रहा, जिसमें खाड़ी के देश है, उसमें से कोई भी देश अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय है। अमेरिका को ये उम्मीद थी कि उसमें से ढेर सारे देश ऐसे हो सकते हैं जो ईरान के खिलाफ एक जो माहौल बना के रखा हुआ है खाड़ी के देशों में, उसके कारण वह इस युद्ध में शामिल हो जाए। कोई देश सामने नहीं है, सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और किसी के साथ कोई भी ईरान के अमेरिका और इजराइल के साथ अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पराजय है। जो अन्य इसके पड़ोसी देश हैं, जिसमें ईरान ने अपनी तरफ से बढ़कर भी कहा, शायद 18-19 देश हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं ईरान के साथ, उनके साथ उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी के साथ कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आपकी जमीन का दुरुपयोग हमारे ऊपर हमले के लिए न हो रहा। तो खाड़ी के देशों से ईरान को अमेरिका को न मिलने वाला जो समर्थन है, यह भी अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय है। दूसरी चीज कि बड़ी कामयाबी के साथ ये बात वहां के मुर्तजा खमनी ने कहा है कि नहीं, हम हॉर्मुज को बंद रखेंगे, हॉर्मुज नहीं खुलने पाएगा। और उस हॉर्मुज के रास्ते को ईरान के कब्जे में बने रहना और उसमें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र का या अमेरिकी सेना का किसी तरह का हस्तक्षेप न होना, यह अमेरिका की अभी एक और पराजय है। ईरान ने उस पूरे रास्ते को बंद करके दुनिया के तमाम हिस्सों में ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया है और उस ऊर्जा के संकट के कारण तमाम देशों से अमेरिका के ऊपर दबाव है कि इस युद्ध को समेटा जाए। हमारी जहां तक भारत की स्थिति है, भारत में अगर हर चीज महंगी हो जाएगी, कोई क्रूड ऑयल से केवल डीजल पेट्रोल थोड़ा ही मिलता है, हजारों सामान बनते हैं, सबका उत्पादन ठप हो गया, कंपनियों में उत्पादन बंद हो गए, उनके जो उत्पाद बचे हुए हैं उनकी आपूर्ति खत्म हो गई है। तो हम तो आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारे साथ साथ दुनिया के अन्य से प्रभावित है। मेरा अपना मानना है कि यह युद्ध इस स्थिति पहुंच गया है कि अमेरिका की शर्तों पर नहीं, ईरान की शर्तों पर अमेरिका को आना पड़ेगा। और ईरान ने जिस मजबूती के साथ अपनी शर्तों को रखा है वह महत्वपूर्ण है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि युद्ध अब इजराइल और अमेरिका खत्म करेंगे। ईरान कह रहा है हम खत्म करेंगे और मेरी शर्तों पे खत्म होगा। उसमें सबसे बड़ी शर्त उसे रखी है कि इस बात का अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन मिलना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात उसने कही कि जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी होगी अमेरिका और इजराइल को जी। ये दो जो शर्तें हैं वो ये बताता है कि ईरान का आत्मबल कितना बढ़ा हुआ है, वो किस कदर सक्षम है और वह अपने दुश्मनों को अभी तक तो रिटेलिएट कर रहा था, अब वो हमले कर रहा है जी। हमले उन सभी जगहों पे कर रहा है जहां पे अमेरिका का अस्तित्व है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अमेरिका 14 दिनों तक चल रहा यह युद्ध, अमेरिका का उसमें लगे रहना और अमेरिका और ईरान का बैकफुट पर ना आना अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय है। और यह ईरान का जो बढ़ा हुआ मनोबल है, मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका को स्वीकार करना पड़ेगा और ईरान के शर्तों पर इस युद्ध से वो अपनी वापसी करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ईरान की बात। और इस बीच आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, और एक ट्वीट अभी आया है अब्बास अरागची का, विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री का। उस ट्वीट को ज़रा देख लेते हैं। और ये ट्वीट लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के अवसर पर ईरान के सशक्त और दृढ़ निश्चयी लोगों के साथ उपस्थित होकर मुझे गर्व और सम्मान का अनुभव हुआ। ईरानी हमेशा दृढ़ रहेंगे और कायरतापूर्ण हमलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। इसके साथ इन्होंने एक वीडियो साझा किया है। उस वीडियो के लिए लिखा इन्होंने कि आज तेहरान पर हुए बम हमले के बाद प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया हमलावरों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम उस वीडियो को भी दिखा दे। और उस वीडियो में जिसमें एक तरफ बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं और लोग सड़कों पे हैं। ज़रा उस वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रशांत जी सीधे आपके पास आता हूँ। ज़रा वीडियो ले आइए स्क्रीन पे। चलिए वीडियो आने में अभी टाइम है, लेकिन प्रशांत जी अपनी बात जी हाँ एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो देखते हैं। तस्वीरें
ये तस्वीरें डरा रही होंगी, रात की नींद खराब कर दी होंगी ये तस्वीरें, डोनाल्ड साहब और उनके जितने भी साथी संगी हैं उनकी। आप बम्बार्डिंग कर लीजिए लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ महिलाओं में जोश देखिए, अलग वही राजीव जी, वही सबसे असली बात है कि जो तमाम पश्चिमी मीडिया और हमारे देश के भी बहुत सारे तथाकथित प्रगतिशील लोग इसको बहुत लेके चिंतित होते हैं, क्योंकि मैं ईरान में गया हूँ, वहाँ रहा हूँ कुछ दिन, तो मुझे मालूम है वहाँ की स्थिति। आप महिलाओं का प्रेजेंस देखिए युद्ध के दौरान सड़कों पे। केवल लिबास नहीं तय करता है कि आप कितने आजाद हैं, आजादी दिख रही है ना वहां पे, घर पे तो नहीं बैठी हुई है जी। वहां का राष्ट्रपति हमले के वक्त सड़कों पे है, लोगों से मिल रहा है, कोई उसके पीछे कमांडो वगैरह नहीं दिख रहे हैं, कोई हुटर वाली गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, और वो कहीं छुप के ये भी नहीं अपने सेना को कह रहा है कि जो उचित समझो वो करो, खुद सड़कों पे है। तो ये फर्क है। और दूसरा आप यहां का देखिए स्थिति कि एक कितना अनैतिक काम हो रहा है कि हमारे देश के लोग छुट्टियां लेके लाइन में लगे हैं सिलेंडर भरवाने, धूपों में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। एक की मौत भी हो गई पंजाब में। अपना काम छोड़ के, दुकान छोड़ के, घर बार दफ्तर छोड़ के वो सिलेंडर की लाइन में लगे। और हमारे प्रधानमंत्री रोज चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल वो धुएं में उड़ा रहे। कल वो केरल में थे, आज असम में थे। झंडी, अरे झंडी तो स्टेशन मास्टर भी दे देगा भाई। आपको अगर अपोजिशन के लिए गाली देने के या आलोचना करना है आपको, तो आप घर में बैठ के वीडियो बना लो। प्रधानमंत्री राजीव जी एक बार निकलता, जैसे मान लीजिए कि आज वो गए कोकराझार जाना, शायद वो जा नहीं पाए क्योंकि वहां मौसम खराब था, गुवाहाटी तक गए। तो गुवाहाटी तक गए तो 45 कार का तो काफिला है, और वो कारें कोई ऑल्टो नहीं है, वैगन आर नहीं है, वो कारें बड़ी महंगी कारें हैं, उनका खर्चा है, BMW है जी। वो 45 कारों काफिला है। उसके बाद वो बोइंग जहाज जाते हैं, 2 जहाज जाते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर लगते हैं, जिस राज्य में जाते हैं वहां हजारों गाड़ियां लगती हैं। इस क्राइसिस में जब हमारे पास तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, हमारे लोग गैस की लाइनों में लगे हैं, और हमारा प्रधानमंत्री पिकनिक मना रहा है, झंडियां दिखा रहा है। कितनी बार मीटिंग की बताइए मुझे राजीव जी, अगर खबर देख के भी कोई बता दे कि कितनी बार मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की अलग अलग विभागों में कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे करेंगे। क्या राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने कि हाँ भाई ये विपत्ति का समय है, हम लोग कर रहे हैं कोशिश, आप लोग भी जरा गैस कम खर्च करो? कुछ नहीं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। अरे भाई, लोगों की कैफेटेरिया कैंटीन बंद हो रही हैं। सरकारी जो IRCTC है वो अब वो खाना बना रही हीटर पे, और आप कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं। तो ये जो लाइनें लगी हुई अफवाहें हैं, ये होता है। दूसरी बात, तस्वीर राजीव जी बता रही है कि ईरान नैतिक रूप से लड़ाई जीत चुका है, और अब केवल ये कि वो कैसे वो खत्म होगी, कौन सा एग्जिट पॉइंट वो लेंगे। ट्रम्प एक तरफा घोषणा कर देंगे कि हम जीत गए, हमने बर्बाद कर दिया ईरान को अगले 20 साल के लिए। लेकिन जिस दिन उसने हरमोज को बंद किया था, लड़ाई वहीं से तय हो गई थी कि यहाँ पे आना पड़ेगा। और एक आखिरी बात इस वक्त, उसके बाद मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आऊंगा। राजीव जी, भारत की विदेश नीति की कंप्लीट फेलियर है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और उसके पहले जो पहलगाम का हमला हुआ उसमें हमने देखा। उसके बाद आप देखिए कि कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और अब आप देखिए, अभी अराक्ची का आप बात कर रहे थे, कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को फोन किया उनके, तो क्या उसके बाद ट्वीट भी किया, तो क्या प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्रपति को फोन करके खमनेई के मारे जाने पे शोक संवेदना दी? ये नहीं बताया उन्होंने ट्वीट पे, नहीं बताया।
क्या मुस्तफा खamenei के चुने जाने पर, सुप्रीम लीडर चुने जाने पर उन्होंने उनको बधाई दी? नहीं बताया उन्होंने। उसी के तुरंत बाद लेकिन प्रशांत जी, ऐसा हो नहीं सकता कि बात नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी। अगर हुई होती तो बताते, ईरान बताता, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से भी जारी किया ना। अब उनके विदेश मंत्री ने जब हमारे विदेश मंत्री ने बात की, तो उनके विदेश मंत्री ने भी आगे करके घोषणा कर दी कि हमारी क्या बातचीत हुई। तो उनके विदेश मंत्री ने ब्रिक्स का मामला उठाया कि आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्रिक्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो एस जयशंकर को मजबूरन अपने दूसरे बयान में ब्रिक्स का चर्चा करनी पड़ गई। तो आप कंप्लीट फेलियर है आपका। आपने गलत खबरें, अफवाहें चलवाई अपने गोदी मीडिया से कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान ने परमिशन दे दी। ईरान ने कोई परमिशन नहीं दी है। ईरान आपको इजराइल के एक सहयोगी की तरह देख रहा है। फोन करेंगे तो फोन पे तो आ जाएंगे लाइन पे। सवाल ये कि ये मौका था कि अगर आपने 13 दिन बाद भी फोन किया था तो आप ये कहते ना। ये तो सामान्य मानवता भी है, कर्टसी है, कि जिसके घर मौत हुई है उसको अगर आप फोन करेंगे तो आप पहला काम है कि आप संवेदना करेंगे कि हाँ भाई पता चला था, बड़ा अफसोस लगा जी। तो आपने अगर ये भी नहीं किया तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं नेतन्याहू के और ट्रंप के, और वो जो भी चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। आप फोन कॉल पे क्या बात करेंगे वो भी आप नहीं तय कर पा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पे ले आइए और ज़रा अमलेंदु जी आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ अमेरिका पस्त है या ईरान पस्त है? राजीव जी, अगर पस्तगी की बात की जाए तो अमेरिका ही पस्त है। और पीट हेगसेथ साहब जो कह रहे हैं वो खुद बताया जा रहा है कि वो पस्त हैं, इसकी मुनादी कर रहे हैं एक तरीके से कहा जाए। और ट्रंप साहब जिस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं वो भी बताता है कि एकदम पस्त है। भाई, आप एक हफ्ते से कह रहे हैं कि आज की रात बहुत तगड़ा हमला होगा, रोज आप कहते हैं। आज फिर पीट हेगसेथ बोले हैं कि आज की रात बहुत तगड़ा हमला होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना जबरदस्त हमला होगा। तो भाई क्यों इतने आप जो है हर रोज बताते हैं कि तगड़ा हमला होगा, तगड़ा हमला होगा। और राजीव जी, कल मुज्तबा खामेनेई का जो संदेश जारी हुआ, उस संदेश के जारी होते ही अमेरिका का वो फ्यूल भरने वाला जो जहाज था वो मार गिराया गया तुरंत ही। तो जी। खिलाफ डटे हुए हैं और आपके खिलाफ हम जो कर रहे हैं वो हमारा जारी रहेगा, ये संदेश साफ तौर पर दे दिया गया राजीव जी, और वो उस पर कामयाब है। आज राजीव जी जिस तरीके से पूरी लीडरशिप उतरी और हम लोगों ने उसके विजुअल सब दिखाए हैं किस तरीके से होते हुए, क्या ट्रंप साहब या नेतन्याहू साहब ये कर सकते हैं कि इजराइल में जाके तेल अवीव में इसी तरीके से रैली में शामिल हों? पीट हेगसेथ साहब तो कह रहे हैं कि सब चूहों की तरह से घुस गए हैं। तो भाई ये अगर चूहों की तरह से घुसना ये होता है तो यार नेतन्याहू साहब के लिए जो एक रैली का इंतजाम करवा दीजिए तेल अवीव में इसी तरीके की। जाए नेतन्याहू साहब, ट्रंप साहब दुबई में कर लें इस तरीके की एक रैली। अगर है हिम्मत और इतने बड़े आप दुनिया के दरोगा हैं, दादा हैं, आपने सब कुछ खत्म कर दिया है। चूंकि ट्रंप साहब का तो कहना है कि हमने पूरी नेवी खत्म कर दी उनके सारे हमने लीडर्स के नाम जो है नक्शे में से मिटा दिए हैं, उनकी हमने जो है वो जहाज खत्म कर दिए। तो ये करके दिखाएं तो ये साफ तौर पर समझ में आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी वो रास्ता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता आता उनको नजर नहीं है। तो ये आज जबरदस्त तरीके से किया गया। इधर राजीव जी हमारे प्रधानमंत्री ने बातचीत की डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से। देखिए राजीव जी, कितने मजे की बात है कि जब ट्रंप साहब से बात करते हैं मोदी जी, तो इसकी सूचना पहले ट्रंप साहब देते हैं कि मोदी जी से बातचीत हुई और हमने ये घोषणा कर दी। नेतन्याहू साहब बताते हैं कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, आ रहे हैं और उनका हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ मालूम नहीं पड़ता है, यहाँ का विदेश मंत्रालय नहीं बताता है, मोदी जी भी नहीं बताते हैं। मालूम पड़ता है कि जब नेतन्याहू बताते हैं। डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से बात करते हैं मोदी जी बताते हैं कि मैंने डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से बात की, लेकिन डॉक्टर मसूद पेजेशकियन अभी तक नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी ने उनको फोन किया।
तो विश्व गुरु जो है राजीव जी, वो कितनी अपनी इज्जत खराब कर चुके हैं, ये सब समझ में आ रहा है। आप जो ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरीके से यूएन में जो आप मतलब राजीव जी 70 सालों में पहली बार जो है भारत का रुख यूएन में जाकर इतना खराब हुआ है। अभी तक तो मोदी जी कुछ बोला करते थे, लेकिन भारत का रुख यूएन में जो होता था वो मोदी जी के रुख के खिलाफ होता था। लेकिन अब तो यानी कि ये सरकार की भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी हो गई। आप जो है ईरान में 168 बच्चों को मार डाला अमेरिका और इजराइल ने, आप उस पर जो निंदा की एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला है, भारत की तरफ से उस पर एक शब्द अभी तक नहीं आया है। और वहां जाकर आप बहरीन के प्रस्ताव पर कि साहब ईरान ने हमला किया है, आप इसके समर्थन में आप जो है वोट दे रहे हैं। तो ये राजीव जी, और फिर अच्छा, अब जब आप घोषणाएं कर रहे हैं कि साहब हमने बात कर ली है जयशंकर ने, और अब तो यहाँ खबरें चलना शुरू हो गई कि साहब हमारे जहाज वहां से निकलेंगे। अच्छा, क्या गधे जो हैं केवल क्या ईरान में गधे ही बसते हैं? यानी अडानी साहब जो हैं वो गोला बारूद की आपूर्ति करेंगे इजराइल को, ड्रोन की आपूर्ति करेंगे इजराइल को, और आप जो है खामेनेई की हत्या पर शोक का एक शब्द नहीं कहेंगे। और जयशंकर साहब के फोन करने से ईरान कह देगा हाँ भाई, हाँ आप तो भारत से आए हैं, चलिए और आपको हम इजाजत देते हैं। तो भाई ये मूर्ख जो हैं वो अब वो जो सेवा तीर्थ हो गया वहां बसते होंगे भाई, बाकी दुनिया में नहीं बसते हैं इस तरीके के मूर्ख। तो ये किस तरीके की आप मतलब डिप्लोमेसी के स्तर पर हार रहे हैं, किस तरीके की? यानी आपका जो मित्र हुआ करता था कश्मीर के मसले पर राजीव जी, जिसने आपका साथ दिया, आईओसी के खिलाफ जाकर के उसने आपका समर्थन किया था, आप अपने उस मित्र राष्ट्र के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। तो इसके खमियाजा कौन भुगतेगा? नरेंद्र मोदी तो कल चले जाएंगे राजीव जी, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन भारत के लिए स्थायी तौर पर ईरान से दुश्मनी तय कर जाएंगे। और राजीव जी, जैसा कि कहा है ईरान ने, और उसका जो दावा है कि जो भी इजराइल के साथ व्यापार कर रहा है, जो भी उसके साथ लेन देन कर रहा है, हम उसके ठिकानों पर हमले करेंगे। और आज उसने दुबई में हमले किए भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, तेल अवीव में भी किया है। तो भाई अगर अडानी साहब यहां से बना के भेज रहे हैं तो मिसाइल क्या यहां भी आ सकती है? मोदी जी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। फिर नेतन्याहू आएगा, यहाँ कौन आएगा? आप तो चूंकि दुश्मनी मोल ले चुके हैं। तो इतना आगे मत बढ़ो नेतन्याहू की दोस्ती के चक्कर में। अगर राहुल गांधी की बातें सही है कि वो एप्पल स्किन की फाइलों की वजह से कुछ है, हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन अगर आपकी ये पॉलिसी बन चुकी है, मैं राजीव जी देख रहा था, वो मौलाना कलवे जब्बार है, शिया नेता, वो कह रहे थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई यहाँ तो हवन हो रहे हैं कि नेतन्याहू जीत जाए और वो इजराइल की जीत हो जाए, लेकिन ईरान में गाय के कत्ल पे पाबंदी है, वहां गाय नहीं काटी जाती है। और इजराइल का कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जहां पर गाय नहीं है, यानी जहां पर गाय का मांस, इजराइल में कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जिस पर नहीं खाई जाती हो। तो ये इतने राजीव जी अंधे हो जाएंगे? ये सवाल तो उठते राजीव जी। हालांकि समय नहीं है सरकार से सवाल करने का, सरकार, लेकिन जब सरकार ही जो है वो उल्टी बातें कर रही है तो सवाल भी क्यों ना किए जाएंगे। सवाल सरकार से इसीलिए किए जा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के रुख की वजह से भारत की बदनामी हो रही है, नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से अगर भारत की दुनिया में बदनामी हो रही है, और हम दुनिया में नए दुश्मन तैयार कर रहे हैं, और नए दुश्मन किसको तैयार कर रहे हैं? जो हमारे मित्र थे। अगर हम अपने मित्रों को दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की वजह से, तो सवाल तो फिर पंडित नेहरू से नहीं, मोदी से ही पूछे जाएंगे राजीव जी। इसलिए ये पूछना जरूरी भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूछे जाएंगे। समय हालांकि ख़त्म हो गया, 8:30 बज गया है। और एक छोटा छोटा कमेंट मैं चाहूँगा, 1-1 मिनट का कमेंट। आप लोग 5 लोग हैं, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, ईरान की बात तो खूब कर लिए। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी की बात आप भी कर ही रहे थे, शकील जी भी कर रहे थे। राहुल गांधी की बात हो या विपक्ष की बात हो, लेकिन ओवरऑल इस वक्त हिंदुस्तान को क्या आप देखते हैं कि संकट में है? और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ईरान और उसी युद्ध से रिलेटेड बात ही कर रहा हूँ मैं, और किसी पॉलिटिकल संकट की बात नहीं कर रहा मैं। उस युद्ध के कारण जो संकट उपजा है, क्योंकि आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, कहीं पीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है, एलपीजी में कोई दिक्कत नहीं है, और तेल और इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जी लेकिन कुछ और कह रहे हैं। तो दिक्कत प्रशांत जी को है, दिक्कत आपको है, हमको है, आम जनता को है। यहाँ तो साफ यही दिख रहा है कि हम लोग इसको ज़बरदस्ती यहाँ भड़का रहे हैं लोगों को।
मतलब तो ये तो दिखता है, तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तो इसलिए ज़रा कितना असर, चलिए उन सब चीज़ों को अलग करते हैं, क्या आप इसका अगर 2, 4, 10 दिन और ये जंग खिंच जाती है, कितना असर होगा भारत पे? देखिए, संकट है ये तो नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है राजीव जी। उनका वो बयान सुना होगा आपने जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम कोविड से निपटे थे वैसे ही इस समस्या से भी निपटेंगे। कोविड क्या कोई ऐसी वैसी आपदा थी? अगर प्रधानमंत्री उससे, कोविड काल से इस वक्त के ऊर्जा संकट की तुलना कर रहे हैं और ये दम भर रहे हैं कि हम उससे निपट लेंगे, इसका अर्थ यह है कि वे भी जानते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, कितने बड़े स्तर पर हमारे सामने आने वाले दिनों में आफत आ सकती है। एक मंत्रालय नहीं सर, शिपिंग मिनिस्ट्री का भी अधिकारी हैं, के भी अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा गिना रहे थे कितने जहाज वहां अटके हुए हैं अभी हॉर्मुज में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहते ही हैं। अगर 4-4 मंत्रालयों के प्रवक्ता अधिकारी रोज बात करने आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री 4 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने 12 दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, तो समस्या तो बड़ी विकराल है जी। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से भारत और भारतीयों की बला टलने वाली नहीं है। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है उसकी एक बानगी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आगे विस्तार से किसी कल हो सकता है उस पर बात करें जी। बीजेपी के एक बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में महात्मा गांधी का नाम भी है। दोबारा सुन लीजिए, हमारे दर्शक फिर से सुन लें। और ये देश के एक बहुत बड़े चैनल पर उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी है। 20 जनवरी 1953 को एप्स्टीन का जन्म हुआ था। बापू 30 जनवरी 1948 को विदा हो गए थे। जी। इसके बावजूद अगर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं तो इस पर बात जरूर होनी चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, महात्मा गांधी को बदनाम करने की जो साजिश पिछले 100 साल से रची जा रही है वो अभी रुकी नहीं है। उनकी जान ले ली गई लेकिन फिर भी गांधी को मिटाना नामुमकिन है, उसी में लगे हुए हैं। चलिए खैर, शकील जी कैसे, कितना प्रभाव हमारे देश पे और कितना आने वाले समय में इसका असर, इस जंग का असर पड़ते हुए आप देखते हैं? यह सब शांतिपूर्ण निपट जाएगा? हमारा देश जो है मजबूती के साथ 140 करोड़ लोग लोटा लेके बाहर घूमते रहेंगे, ये देखा जाए? ये आप नई नई बातें छिड़वा देते हैं। डॉक्टर साहब ने सुधांशु त्रिवेदी का जिक्र कर दिया, हम कहना नहीं चाहते थे। पार्लियामेंट के अंदर सबको रोक दिया जाता है, तो अब लोगों को आदत हो गई है, सबको समझते हैं कि पीएम का रूट लगा है, एचएम का भी लगने लगा है, होम मिनिस्टर का। चलो अमित शाह जी जा रहे हैं, उनका रूट लगा है, हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब जो राज्यसभा के चेयरमैन है, उनका भी लगने लगा है, तो हट जाते हैं। तो आमतौर पे ऐसे जब लगते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई किसका है, क्या है, इन तीनों में से किसी का होगा जी। अब जो है अलग हटाया गया सबको, तो लोगों ने सोचा इनमें से कोई निकल रहा होगा, ठीक है। देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो जो है अपने साथ सिक्योरिटी वालों को लेके निकल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके लिए रूट लगा है। तो जब सुधांशु त्रिवेदी के लिए रूट लगेगा पार्लियामेंट के अंदर, ये और बता दें, क्लियर कर दें, इस पार्लियामेंट के अंदर कभी प्रधानमंत्री के लिए भी रूट नहीं लगता था, कभी प्रधानमंत्री के लिए। पार्लियामेंट में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वही चीफ होता है, वही सब कुछ होता है। वहां प्रधानमंत्री की हैसियत भी एक संसद सदस्य के बराबर ही होती है। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, सारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री देखे, कभी नहीं। खैर, तो उनके लिए लगने लगा लोगों ने उसको। अब जब सुधांशु त्रिवेदी के लिए रूट लग रहा है तो गांधी जी का नाम तो लेंगे ही वो। खैर, तो ये स्थिति हो गई है। दूसरी बात, जो गैस की बातें हो रही थी, बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी बता दें हम। सम्राट चौधरी बिहार में, उनके बारे में वहां की गैस एजेंसी वाले ने शिकायत करी है, वो शायद खबर देख ली होगी आप लोगों ने जी। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके आदमी आके गैस के 18 सिलेंडर उठा के ले गए और कह रहे हैं गैस की कमी नहीं है। अरे गैस की कमी नहीं है तो 18 सिलेंडर गोदाम से उठा के आप लोग क्यों ले गए?
ये हालत है। और एक लास्ट बात ये कि राहुल गांधी ने आज जो बहुत सारी बातें कही लखनऊ में, उसके साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बोल रहे हैं, वो अमेरिका के हितों की बात कर रहे हैं, अमेरिका के समर्थक की तरह अमेरिका की पैरवी करते हुए बोल रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि देश कितने बड़े संकट में है। और एक लास्ट और याद आ गई, छोटी सी बात, कि शेयर बाजार आज बहुत बुरी तरह गिरा है, ये भी आपको मालूम ही होगा। तो ये सब गैस के तेल के जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इनको चाहे कोई भी कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं है। कोई बाजार में जाके आज कह दे 1000 रुपए में 900 कुछ रुपए का सिलेंडर नहीं मिल रहा, हम बहुत घूमते हैं, बहुत लोगों से 4000 कहे कि 4000 दिला दूंगा, भीड़ लग जाएगी वहां। बिल्कुल सही। 4000 से ऊपर जा चुका है, 4000 में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे आज किसी ने सुबह सुबह बताया कि 4500 रुपये में वो एक सिलेंडर लेके आया है, 4500 रुपये में लेके आया है। शाम तक उसकी कीमत 5000 रुपये हो गई थी। अब बात करेंगे तो फिर वही होगा कि आप लोग तो यहाँ भड़का रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना जोड़ना चाहते हैं, फिर सुनील शुक्ला जी आप इंडक्शन जी सर, इंडक्शन उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन इस देश में आज की तारीख में। अमेजन से लेकर जितनी इस तरह की ऑनलाइन कंपनियां हैं, इंडक्शन उपलब्ध नहीं है। आप सर्च करा लीजिए, वो भी बाजार से गायब हो गया है। जी 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 बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और सुनील शुक्ला जी आपसे भी अमलेंदु जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर सुनील जी आपको। अमलेंदु जी। राजीव जी, मैंने इंडक्शन बुक कर दिया 2 उस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और वो दिखा रहा था कि 13 तारीख को पहुंच जाएगा, और अभी तक कोई सूचना नहीं आ रही है कि उसमें दिखा रहा है कि आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो नहीं आ रहा। अब मैं जब सर्च कर रहा हूं तो कहीं इंडक्शन मिल ही नहीं रहा है। अब वो नहीं आएगा, पैसा भी अटका हुआ है, पैसा कब तक आएगा कुछ नहीं पता, और वो अटका हुआ है। तो भाई मोदी जी, अगर आपके घर में एक आध रखा हो तो मेरे यहाँ भिजवा दो जरा, इंडक्शन ही भिजवा दो। गैस तो नहीं भिजवाओगे, इंडक्शन ही भिजवा दो कम से कम। ये हालत है अमलेंदु जी, अफवाह मत फैलाइए, आप अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं फैला रहा हूँ राजीव, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। नहीं, वो बात हम लोग कर ही रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सरकार यही कह रही है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। और बड़ी अदब के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि सचमुच दिक्कत है। और हमारे जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि जो चल रहा है वही हम बता रहे हैं। सरकार न माने तो अब क्या करें? सुनील शुक्ला जी। नहीं, सरकार अगर ये कह रही है कि गैस उपलब्ध है, तो गैस की बुकिंग क्यों नहीं हो पा रही है? जो एलपीजी के आपूर्ति करने वाली कंपनियां हैं, उनके सर्वर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपनी गैस बुकिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर है तो सब कुछ खुला होना चाहिए। सरकार ने ये क्यों कहा कि आपको गैस 25 दिन के बाद मिलेगी? क्या यह उपलब्धता का प्रमाण है? सरकार ने यह क्यों कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति 45 दिनों के बाद होगी? अगर सब कुछ ठीक है तो ये बयान क्यों आ रहे हैं? और अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि सर्वर खराब है, नेट नहीं काम कर रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई है, सब कुछ ठीक है, तो जब उपभोक्ता अपने गैस एजेंसी पे जा रहा है तो वहां बुकिंग क्यों नहीं हो रही है? वहां उसको इस नाम पर क्यों टाल दिया जा रहा है कि पहले आप केवाईसी कराइए? केवाईसी कराने की प्रक्रिया में जब वो शामिल होता है तो उसको ओटीपी नहीं आती। ये क्यों हो रहा है? आप कहिए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो जितने आपके पास गैस उपभोक्ता हैं वो निश्चित रहें, बुक करावें और लोग हमेशा मिलती रहेगी। सरकार तो खुद स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? दूसरी चीज, क्या गैस एक ऐसी चीज, क्या यह तथ्य नहीं है कि आप खाड़ी के देशों से जो आपके टैंकर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वहां यातायात प्रभावित है, और अगर वहां से गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है तो आप अपने देश में गैस की आपूर्ति कहां से ले रहे हैं? आप खुद कहते हैं, मंत्री ने कहा कि केवल 40% जो जरूरतें हैं देश की वह घरेलू संसाधनों से पूरी होती हैं, 60% जो जरूरतें हैं वो आप आयात पर निर्भर हैं। क्या गैस की आपूर्ति अगर प्रतिदिन न हो तो आप देश में गैस की आपूर्ति कर सकते हैं? अगर प्रतिदिन आप आयात न करते हो,
आपके पास भंडारण की क्षमता कितनी है गैस की, आप ये बता दीजिए कि इतनी हमारे पास भंडारण की क्षमता है, हम ऑलरेडी इतना गैस भरे हुए हैं और आपको जितनी आवश्यकता होगी देश को हम देते रहेंगे। कहां है वो? अगर आपको अपने उपभोक्ताओं को प्रतिदिन गैस का आयात करके ही गैस की आपूर्ति करनी होती है और गैस का आयात बंद है, तो फिर आपूर्ति हो कैसे रही है जी, कहां से हो रही है? ऐसा नहीं है ना कि लोग कपोल कल्पना कर रहे हैं, सब कुछ सब लोग सब कुछ देख रहे हैं। जी। आपके गैस की आपूर्ति आपको नहीं स्वीकार करते हैं कि जो सामूहिक चूल्हे हैं वो बंद हो गए। आज मेरे पास 2 जिलों से होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का एक मैसेज आया, 2 अलग अलग जिलों के हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वह गैस को छोड़ करके वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर अपना व्यापार चलाने का प्रयास करें। यह उन्होंने बाकायदे प्रेस नोट जारी करके कहा कि उन्होंने अपने सदस्यों से आग्रह किया। क्यों किया? अगर गैस उपलब्ध है, जरूरतों के हिसाब से उपलब्ध है, तो आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं? जो एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर लेकर के ठेला लगाने वाले हैं, मोमोज बेचते हैं, चाट पकौड़ी की दुकानें लगाते हैं, चाइनीज जो खाद्य पदार्थ है वो बेचते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कि उनके पास कमर्शियल जो सिलेंडर है वो मिल नहीं रहा है। अगर वो मिल रहा है तो कहां मिल रहा है उसको संबंधित लोग बता दें कि साबित जगह से जाकर आप ले लीजिए। बिल्कुल। आप ये शर्त सरकार ने लगाई थी कि आप जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो डोमेस्टिक सिलेंडर के भरोसे नहीं कर सकते। तो जी, तथ्य कुछ बयान करते हैं, सरकार दावा कुछ कर रही है। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान गैस से चल रहे हो बंद पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं गैस है। तो आप ये अगर हम और आप लोगों को हम अफवाह फैला रहे हैं तो गुमराह कौन कर रहा है जनता को? जी बिल्कुल। वियतनाम ने, नेपाल जैसे छोटे देश ने अपने नागरिकों से कहा कि आप गैस हम आधी गैस भेजेंगे, आपको नहीं कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से प्रशांत जी, बहुत कुछ और इस बीच एक बयान ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बयान है जर्मन चांसलर का। जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध का यूरोप पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी। यूरोप में जर्मनी के चांसलर ये बयान दे रहे हैं, हमारे देश में हम देख रहे हैं। प्रशांत जी देखिए, दो छोटी छोटी बातें रखेंगे राजीव जी। एक, अमेरिका का जो इराक के ऊपर जहाज गिरा KC-135, उसमें 4 एयरमैन अमेरिकन मारे गए। जी, क्रू मेंबर्स 6 थे टोटल, 4 की पुष्टि इन्होंने कर दी है। 4 मारे गए जी। उसके पहले हम देख चुके हैं कि 8 या 9 कॉफिन अमेरिका जा चुके हैं जी। ये 4 वायु सैनिक मारे गए अमेरिका के, इन्होंने किसके लिए अपनी जान दी है? क्या अपनी मातृभूमि के लिए जान दी है? क्या अमेरिका की सीमाओं की रक्षा करते हुए जान दी है? नहीं। इन लोगों ने नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए अपनी जान दी है। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है अमेरिका के लिए। और अमेरिका को यह तय करना है कि उनका जो राष्ट्रपति है वो नेतन्याहू के लिए, नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे उसके लिए अपने सैनिकों को मरवा रहा है। ये अमेरिका को तय कर रहा है और वहां पे इसको लेकर बहुत विरोध ऑलरेडी चल रहा है। इजराइल के अंदर लिकुड पार्टी जो नेतन्याहू की है उसके लिए एक सर्वे भी आ गया कि आज चुनाव हो जाए तो चुनाव हार जाएंगे जी। तो ये सब कुछ हो रहा है। और इस बीच हमारे देश में अगर आप ये कह रहे हैं कि अफवाहें फैल रही हैं, तो ये जो बेचारे दफ्तरों की छुट्टी लेकर लाइनों में लगे ये अफवाह फैला रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं जिन्होंने जो बैठा के तनख्वाह दे रहे हैं और रेस्टोरेंट बंद हो गए क्योंकि एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अफवाह फैला रहे हैं? तो इस वक्त देश को पिकनिक मनाने की जगह आप झंडी दिखाने जाएं, इधर उधर पेट्रोल बचाएं। पहली बात तो कम से कम यात्राएं करें
अपोजिशन को कोसने के वीडियो घर पे बैठ के बना सकते हैं, उसको बनाएं। और दूसरी चीज कि गंभीर सुझाव, गंभीर कार्य योजना जो है उसको तय करें। ये इस तरीके के जो मसखरेपन की बातें हैं कि नाले की गैस से जो है वो चाय बन जाती है, इस तरीके के सॉल्यूशंस की जगह एक गंभीर सॉल्यूशन की तरफ बात करें, क्योंकि वाकई एक ये राष्ट्रीय आपदा है। और ये आखिरी बात कि दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है जो हम देख रहे हैं जी। उसमें गंभीर योजना की जरूरत है, नाले की गैस वाले योजनाओं की जरूरत नहीं है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीर योजनाओं की जरूरत है। हाँ अमलेंदु जी कुछ जोड़ रहे हैं जी। जी एक बड़ी खबर है इस समय, जिस समय हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक इसी समय ट्रंप साहब ने जो है वहाँ का फॉक्स टेलीविजन जो है उसके फॉक्स रेडियो के साथ बातचीत करते हुए स्वीकार कर लिया है कि मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होगा। ये अभी उन्होंने स्वीकार किया। जो कहा, उन्होंने कहा कि मुझे सचमुच लगता है कि जिन लोगों के पास हथियार नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी बाधा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा होगा जरूर, लेकिन शायद तुरंत नहीं। ये राजीव जी चलते चलते इसी समय की खबर आ गई। चलिए, ये डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार और करेंगे अभी, और इससे पूरा जियोपॉलिटिक्स प्रभावित हो चुका है, और उस पर अभी और चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अमलेंदु जी अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, डॉक्टर साहब आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, और शकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी बने रहे। उधर ईरान से हमारे साथी जॉन आबेदी साहब जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर मयंक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, विजय